कि मैं MIM में रहते हुए अपने अल्लाह को प्यारे हो जाऊं, ये मेरी इच्छा है। बिहार में अगर MIM 30 से 40 सीट आ जाती है तो हम लोग सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने की नौबत में है। और नहीं तो अगर कम भी सीट आती है तो हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस के रीजन में सबसे ज्यादा मुसलमानों का नरसंहार हुआ। बाबरी मस्जिद का ताला खुला, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति बैठाई गई, बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई, सब तो कांग्रेस के रीजन में है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी नफरत की राजनीति नहीं किए। आज बीजेपी नफरती पार्टी और 11 साल से आप सरकार में, और अब कह रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठिए हैं। साहब आपको रिजाइन दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ घुसपैठिए भी बिहार में घुसे। कांग्रेस की सोच जो है वो डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता सुख के लिए है। माने शिवसेना आपको पसंद है लेकिन MIM पसंद नहीं है। ये है कांग्रेस की दोगला पॉलिसी और दोगली नीति। नरेंद्र मोदी जी अपना कीमती समय इन्होंने बर्बाद किया सिर्फ और सिर्फ किस मुद्दे पे? घुसपैठिया मुद्दे पे। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। अब किशनगंज में गिन के आप बताइए कितने IAS और IPS। लालू यादव को लीडर बनाया, आज लालू यादव के लोग कामयाब हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोगों ने उनको अपना लीडर माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अपने दलित समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन दिया। आज देखिए दलित समुदाय के लोग कितने आगे बढ़ गए। आज दलित समुदाय से भी बहुत पीछे माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। पूरे जिला में सिर्फ 2 डिग्री कॉलेज, एक बहादुर है किशनगंज। अगर आप बिजली विभाग से चले जाइए कंप्लेंट करने, फोन पे अगर कीजिएगा तो वो फोन पे गाली बकते हैं, वो पब्लिक को गाली बकते हैं। अरे फोन रख, कौन बोल रहा है रे, इस तरह से धमकी देते हैं। एक बैरिस्टर महात्मा गांधी, दूसरे बैरिस्टर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गुजरे और कई बैरिस्टर गुजरे। तीसरे बैरिस्टर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते हैं। 70 साल में हम तो सेकुलर पार्टी और कांग्रेस और RJD और BJP को हम वोट देते आए। आप बताइए कि एक डिग्री कॉलेज नहीं खुला सके? क्या आप एजुकेशन के लिए आप काम करना चाहते हैं? जब आप बच्चों को तालीम देना ही नहीं चाहते हैं, एजुकेशन देना ही नहीं चाहते हैं, क्या मारवाड़ी कॉलेज बनने से सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा है? स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव की KDB पॉडकास्ट की इस एक और एपिसोड में। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज ये 5वां एपिसोड है जो आज हम लोग शूट करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के कद्दावर नेता, किशनगंज से AIMIM के भावी प्रत्याशी जनाब इसहाक आलम साहब, जो कि MIM के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी वर्तमान में प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। इनसे आज हम इनकी निजी जीवन सहित राजनीतिक और विभिन्न मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपके टोटल व्यूअर्स का भी। जी, हम लोग सर इस पॉडकास्ट में थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे, चाहे आपकी शुरुआती जीवन हो से जुड़ी हुई बातें हों या फिर आपकी राजनीतिक करियर के बारे में बात हो। तो शुरुआत हम लोग आपके शुरुआती जीवन से ही करते हैं। थोड़ा आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए सर कि आपकी जीवन कहाँ से शुरू होती है और शुरुआती शिक्षा कहाँ से आप प्राप्त की? शुरुआती शिक्षा तो मैं किशनगंज से ही पढ़ाई किया हूँ और बज़्म अदब हमारी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद नेशनल हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद ISC मैंने मारवाड़ी कॉलेज से किया। उसके बाद BCom और फिर मैं MBA किया आपका जयपुर यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। अच्छा। और चूँकि कॉलेज के ज़माने में जब मैं मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय कुछ पॉलिटिकल पार्टियां होती थी और वो लोग स्टूडेंट लीडरशिप को बढ़ावा देते थे। तो उसी दरमियान में मैं NSY के संपर्क में आया और उनके संपर्क में आने के कारण जो है तो मुझे राजनीति से रुचि होने लगी। और धीरे धीरे मैं जो है NSY का जिला का पदाधिकारी बना। उसके बाद प्रदेश में भी मैं गया। कब की बात है ये? आपको 93 से लेकर के 95 तक। अच्छा जी, 93 से 95 तक जी। तो थोड़ा शुरुआती जीवन के बारे में बताइए कि आपकी जीवन कहाँ से शुरू होती है, आपकी पैदाइश? मतलब जी, मेरी पैदाइश किशनगंज, आपको यही मार्केट लोहारपट्टी रोड से है। हमारे सभी वंशज जो भी हैं सब वो किशनगंज लोहारपट्टी रोड के रहने वाले हैं। और हम लोगों ने एक लंबी यहाँ पे, चूँकि किशनगंज तो अभी बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन
उस समय किशनगंज में जब मुश्किल से 100-150 घर हुआ करते थे, अच्छा। उस समय से हम लोग किशनगंज में रहते थे और घर के ही पीछे में हमारे दादा परदादा जी खेती वगैरह करते थे। अच्छा। हमारे वालिद साहब ने उनको थोड़ा सा चेंज किया, खेती से हट करके वो बिजनेस की तरफ कन्वर्ट हुए और उन्होंने बिजनेस पे इंटरेस्ट जाहिर किया और उनको लगा कि खेती से हमारा जो लालन पालन है वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उस खेत को बेच करके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और वो बिजनेस में कामयाब भी हुए, जिसमें हमारा किशनगंज में भी कुछ बिजनेस स्टार्ट हुआ, बहादुरगंज में भी हमारा 2-3 ब्रांचेज हैं वो चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। अच्छा। जी। तो आप मूल रूप से आप किशनगंज की हुई, क्योंकि बहुत जी, सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप शायद पश्चिम की होंगी। नहीं, मैं या मूल रूप- सुरजापुरी की होंगी, क्या है आप तरफ? मैं मूल रूप से किशनगंज सुरजापुरी से हूँ और मेरा ननिहाल जो है इस्लामपुर खबर गांव है और हमारे मदर जो है वो लास्ट टाइम तक सिर्फ सुरजापुरी ही बोलती रह गई। चूँकि किशनगंज में हम लोग रहते आए हैं, किशनगंज का एक माहौल इन्वायरमेंट है और हम लोग हमारे दादा परदादा सबका जन्म किशनगंज में हुआ है, तो हम लोग मूल रूप से किशनगंज के सुरजापुरी निवासी हैं। लेकिन हम लोग शहरी क्षेत्र के हैं तो हम लोग का क्या है कि मिक्सअप हो गया, रिश्तेदारी में भी मिक्सअप हो गया। और रिश्तेदारी किसी भी कम्युनिटी से हम लोग करने के लिए सिर्फ मुसलमान होते हैं, इसलिए हम लोग परहेज नहीं किए और सब कम्युनिटी से रिश्तेदारी किए हैं। अच्छा। तो मैं अपना जो ये है आपका, तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, तो शहरी क्षेत्र में चाहे सुरजापुरी समाज के जो भी लोग हों या पश्चिमा समाज के लोग हों, लेकिन सुरजापुरी समाज जो है हमारा यहाँ पे वो थोड़ा सा मिलजुल करके और हर कम्युनिटी में वो रिश्तेदारी कर चुका है। किशनगंज शहर के जो सुरजापुरी हैं और प्योरली अब अदर गाँव ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं वो थोड़ा अदर कास्ट में करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि हर तरह का माहौल होना चाहिए और माहौल अगर हर तरह का मिले तो हमें आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिलता है। यही हमारे फादर की भी सोच थी, हम इसलिए के कारण जो है हम लोग, और हमारा ननिहाल तो मैंने बता ही दिया, इस्लामपुर खबर गाँव। तो सर आप कहा बिजनेसमैन भी हैं और बाकी पॉलिटिशियन भी है, तो बचपन से आपको क्या शौक रहा था, क्या चीज़ बनना था बड़े होकर के? देखिए, कुछ ऐसा? मुझे पढ़ाई करके साइंटिस्ट बनना था। अच्छा। और मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ाई किया हूँ। तो आपका शौक था लेकिन बचपन से कि साइंटिस्ट? हाँ, लेकिन बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन हमारे वालिद साहब की ये सोच थी कि मैं बिजनेस में आऊँ। लेकिन आपको जब मैं मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ता था, आईएससी करने के बाद मैंने अपना एडमिशन साइंस में लिया, केमिस्ट्री ऑनर्स से। लेकिन हमारे वालिद साहब को ये सोच थी कि हम जो हैं आप सर्विस में अगर जाएंगे तो जितना पैसा आप सर्विस में कमाएंगे, हम बिजनेसमैन में उतने पैसे में 10-20 लोगों को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो इसलिए उनका रुझान ही हम शुरू से ये था कि मैं बिजनेस में जाऊं, लेकिन मेरी रुचि पॉलिटिक्स में भी थी। तो मारवाड़ी कॉलेज के समय से ही मैं पॉलिटिक्स में रहने लगा और एनएसवाई करते करते अचानक से मैं कांग्रेस के राजनीति से हट करके एक बहुजन समाज पार्टी आई। उस समय काशी राम हुआ करते थे और मायावती उस समय चीफ मिनिस्टर थी आपको उत्तर प्रदेश की। तो उस पार्टी के कुछ लोग किशनगंज में आए और मुझसे मिले। ये 94 की घटना है। 94 में वो लोग मुझसे आकर के मिले और उन्होंने कहा कि आप जो है जिला संभालिए। मैं उस समय काफ़ी यंग था, 21 साल उम्र थी हमारी और मैं काफ़ी यंग था। तो उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। बहुजन समाज पार्टी का मैं फर्स्ट जिलाध्यक्ष 1994 में बना और 1995 में चुनाव होता है। उस समय हम लोगों ने यहाँ पे तीनों विधानसभा में कैंडिडेट दिया। किशनगंज से अब्दुल गफूर साहब थे, शेरशाबादी समुदाय से थे, ठाकुरगंज से थे, बहादुरगंज से तस्लीमुद्दीन साहब थे। एक तस्लीमुद्दीन साहब पलासमनी के हैं, उनको हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया था। और उसी समय मुन्ना मुश्ताक का ज़माना था। तो हमारी पार्टी उस समय 6,500-7 हज़ार वोट लेके आई थी। अच्छा। लेकिन 1995 में 95 के बाद हमारे वालिद साहब ने मुझे बहुत जोर दिया कि पॉलिटिक्स नहीं करना है, आपको जो है बिजनेस में जाना है।
उन्होंने ज़बरदस्ती ले आकर के मुझे बहादुरगंज में दुकान खोला कर। आपके पिताजी को शुरू से रुझान था कि मैं बिजनेस में जाऊँ। हाँ। उनकी सोच थी कि मैं ये सब के पेचीदा मामलों में किसी तरह के प्रॉब्लम्स में ना फंसूं, आरामदायक लाइफ गुजारूं। और बिजनेसमैन का एक लाइफ आरामदायक है वो, और चूँकि हमारा काम भी बहुत आरामदायक था, तो उन्होंने बहादुरगंज में मुझे ले आकर के ज्वेलरी शॉप खुलवा करके वहाँ ले आके बैठा दिया 96 में। अच्छा। और 96 में मैं ज्वेलरी शॉप वहाँ करने लगा और माशाल्लाह बहुत अच्छा भी कारोबार करने लगा। उसी दरमियान में मौलाना आसाउल हक साहब के भाई जाहिदुर रहमान साहब मेरे संपर्क में आए और उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। मास्टर मुजाहिद साहब से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोगों का उठना बैठना था वहाँ पे, हमारे शॉप में आते थे वो। जाहिद साहब से मेरी दोस्ती इतनी घनिष्ठता हो गई कि मैं उनके साथ दिल्ली वगैरह जगहों पे घूमने लगा और उन्हीं के कारण मैं मौलाना आसाउल हक के संपर्क में भी आया। और 98 में हम लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए। अच्छा। उस समय पप्पू यादव थे प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए। उस समय फर्स्ट समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाए गए जाहिदुर रहमान साहब, मौलाना आसाउल हक के भाई, और मुझे प्रधान महासचिव बनाया गया। उस समय से मैं आपको मौलाना के लिए तन मन धन से काम करने लगा। और 98 में मौलाना आसाउल हक साहब को टिकट मिला समाजवादी पार्टी से। हाँ। और हम लोग बहुत ही करीबन 6-7 हज़ार वोट से हार गए। और लेकिन लड़ाई बहुत तगड़ी रही, क्योंकि हमारे पास फिनांस का बहुत बड़ा मात्र 6-7 हज़ार बहुत तगड़ी थी। तस्लीम साहब थे उस समय, शहनवाज साहब थे। और बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग हारे। और हारने का ड्यू टू कारण था कि पैसा, मौलाना आसाउल हक साहब के पास संसाधन की कमी थी और पार्टी ने बहुत कम पैसा दिया, सीमित दायरे में पैसा दिया। सिर्फ 5 लाख रुपया पार्टी की तरफ से उसमें मिला था। उसी से पूरी पार्टी हम लोगों ने चुनाव लड़ी और मौलाना के संपर्क में था ही मैं। उसके बाद चुनाव हारने के बाद हम लोग जाहिदुर रहमान साहब हम लोग संपर्क में रहे। फिर 98 में 13 महीने के बाद इस सरकार गिर जाती है और फिर चुनाव होता है। फिर सारे लोग हम लोग मिल करके मौलाना आसाउल हक साहब को चुनाव लड़ाते हैं। उस समय समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ती है, वो गठबंधन में चले जाती है। तो उस समय एनसीपी आई थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तारिक अनवर और शरद पवार ने कांग्रेस से रिजाइन दे करके अपनी एक पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और उस पार्टी का उस समय काफ़ी अच्छा जनाधार बना था बिहार में। उसी समय मौलाना आसाउल हक साहब को उसमें टिकट मिला और उससे जो है मौलाना आसाउल हक साहब चुनाव लड़े। मैं उनके साना बसाना उनके साथ में रहा। उस चुनाव में भी हम लोग हार गए। उस चुनाव में हारने के बाद मौलाना और हम लोग भी बहुत ज़्यादा ये हो गए कि ये जो है इससे पहले भी मौलाना आसाउल हक साहब 2 बार चुनाव लड़े थे। तो उस समय की मैं तो जानकारी नहीं थी मुझे, लेकिन ये 2 चुनाव मैंने खुद उनके साथ में साना सना और हर प्रोग्राम में मैं उनके साथ था। कहीं भी कार्यक्रम होता था, धरना ये आपका कहीं भी सभा हुई, हर जगह मैं जा करके उनके साथ में भाषण वगैरह दिया करता था। किसान शहर में भी मैंने मोर्चा संभाल करके नुक्कड़ सभाएं वगैरह की थी उस समय। तो मौलाना साहब फिर अपने मिली काउंसिल में अपने ज्वाइन करके उन्होंने अपना जो तालीमी अदारा था उसमें वो काम करने लगे। और 2000 में अचानक से हम लोग जो है ये डिसाइड किए कि हम लोग को कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए फिर से। सन 2000 में 2000 में तो 2000 में मैं जाहिदुर रहमान साहब दोनों मिल करके पटना में हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया। और उनके कुछ ही दिनों बाद जाहिदुर रहमान साहब को कांग्रेस का बहादुरगंज से टिकट मिल जाता है और मैं उनके साथ में बहादुरगंज विधानसभा में पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको लड़ाने का काम किया और कामयाबी मिल गई हम लोग को। हम लोग जीत गए और जीतने के बाद जाहिदुर रहमान साहब बिहार सरकार में मंत्री भी बने। तब से मैं कांग्रेस किशनगंज खास करके टाउन एरिया शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से पार्टी के लिए काम करने लगा। जिलाध्यक्ष कब बने? जिलाध्यक्ष तो मैं 2006 में बना। 2006 में हाँ, लेकिन 2000 में जब जाहिदुर रहमान चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की एक्टिविटी में मैं काफ़ी अच्छा था। और उस समय हमारे सीनियर कैलाश मोदी जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं उनके अंडर में काम किया और काम करने का सीखने का मौका ही मिला। कैलाश मोदी जी बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन थे, समझदार थे और हर चीज़ की बारीकी को समझते थे वो। और उन्होंने उनसे भी मुझे सीखने का मौका मिला। वो हमारे पॉलिटिकल एक तरह से गुरु भी माना जाए संगठन के मामले में। राजनीति के मामले में तो नहीं, लेकिन संगठन के मामले में मैं अपना गुरु
कैलाश मोदी को मानता हूँ। कैलाश मोदी ने मुझे संगठन के काम करने का तरीका सिखाया और उन्होंने मुझे अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया। फिर 1 साल के बाद मैं कांग्रेस का जो कांग्रेस सेवा दल होता है उसका जिला अध्यक्ष मैं बन गया और करीब करीब 2006 तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद पे रहता रहा। 2005 में चुनाव होती है और उसमें जो है हमारे जहीदुर रहमान साहब चुनाव हार जाते हैं तो थोड़ा हम लोग भी ये हो गए, लेकिन हम लोगों ने किशनगंज में काम जारी रखा और हमारे काम से खुश होकर के पार्टी आला कमान ने, जबकि उस समय मेरी बहुत ही कम उम्र थी और उस समय मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष के बनने के लायक था, लेकिन हमें उस समय जो है पार्टी आला कमान ने और कांग्रेस संगठन ने आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। 2006 में मैं जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। चुनावी प्रक्रिया होता है कांग्रेस संगठन में, चुनावी प्रक्रिया से मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और निर्वाचित होने के बाद मैं यहाँ पे काम करने लगा। उस समय तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ पे एमपी होते थे और उनका काफ़ी दबदबा था यहाँ पे तस्लीमुद्दीन साहब का और तस्लीमुद्दीन साहब के दबदबे के कारण कांग्रेस एक हाशिए पे चली गई थी। अच्छा। माने कांग्रेस का संगठन 0 के बराबर था। गठबंधन थे ना उसमें ना? गठबंधन था, गठबंधन ही के कारण तो कांग्रेस को बर्बादी मिली ना। अच्छा। चूँकि तस्लीम साहब थे उस समय तो तस्लीम साहब ने अपनी पूरी संगठन को, कांग्रेस के लोगों को वो अपनी तरफ पूरे शामिल कर लिया था और उनके हर कांग्रेस के लोगों को कुछ ना कुछ किसी न किसी पद पे किसी न किसी प्रलोभन दे करके वो अपने साथ रखे थे। वो तस्लीम साहब तो मैच्योर पॉलिटिशियन थे और उनको कब कहाँ क्या करना है उनको हर तरह से मालूम था और सीमांचल गांधी तो उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो उन्होंने कांग्रेस को एकदम जमीनी तौर पे एकदम बिल्कुल ही 0/0 कर दिया था। कांग्रेस के सारे लोगों को वो अपने साथ मिला करके यहाँ वो अपना टीम बना दिए थे जो तस्लीमुद्दीन टीम कहलाता था पूरा। लेकिन वो लोग कांग्रेस के थे? कांग्रेस के थे। कांग्रेस में अलग अलग पद पर भी होंगे? हाँ बिल्कुल थे, लेकिन कांग्रेस के यहाँ तक ये 2006 में जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो हमारे जितने भी सीनियर पदाधिकारी थे कांग्रेस के वो कांग्रेस ऑफिस में, कैलाश मोदी के टाइम में भी मैं देख रहा था कि वो कांग्रेस ऑफिस में जाना पसंद नहीं करते थे। कैलाश मोदी और हम लोग 2-4 लोग कांग्रेस ऑफिस में सिर्फ बैठते थे। सीनियर लोग जो है वो जो तस्लीमुद्दीन के संपर्क में चले गए वो कांग्रेस ऑफिस में नहीं आते थे। अच्छा। तब मैंने 2006 में जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। मैंने नए लोगों को कांग्रेस में ज्वाइन कराना स्टार्ट किया। सबको हटा दिया? हटाया नहीं किसी को भी, सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा। उन लोगों को भी रखा मैंने जो तस्लीमुद्दीन साहब के साथ चले, जो तस्लीमुद्दीन के साथ थे उन लोगों को भी मैंने रखा। मैंने किसी को हटाया नहीं, पद से नहीं हटाया, किसी को पद से नहीं हटाया, उनको पद में रखा। लेकिन नए लोगों पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया और नए लोगों को ला करके और ख़ास करके युवा तबका को मैंने जोड़ा। आज हमारे जितने कांग्रेस में आप जितने भी टीम आप देख लीजिए 90% हमारे ही समय के सब कांग्रेस के जितने भी नौजवान टीम आप देखिएगा सब, चाहे अभी जो पर्यटन जिला अध्यक्ष हैं इमाम अली चिंटू, वो सब जितने भी अभी टीम है उनसे अगर पूछिएगा तो वो बताएंगे कि इसाक आलम साहब के समय में हम लोग आए हैं। तो जिला अध्यक्ष जब आप थे तो जिला अध्यक्ष कितना कब से कब तक रहे आप? 2006 से 2015 के स्टार्टिंग तक। तो जब आप एमआईएम ज्वाइन किए तो जिला अध्यक्ष पद उस वक्त थे आप कांग्रेस में? जिला अध्यक्ष पद उस समय जो है कुछ दिन पहले ही मैं छोड़ करके मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया था पूर्णिया प्रमंडल का। अच्छा। मैं 4 जिले का कोऑर्डिनेटर था उस समय। कितना दिन तक आप रहे कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर में लगभग 6 महीना रहा। 6 महीना। उसके बाद फिर आप उसके बाद जब ओवैसी साहब आए यहाँ पे तो मुझे ये लगा कि मुझे जो है ओवैसी साहब को मदद करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे लीडर हैं। एमआईएम की तरफ आपको मतलब कि अप्रोच किया था कोई या फिर आप खुद से गए? नहीं, मैं खुद से गया। अच्छा। कोई अप्रोच नहीं, उस समय तो पार्टी आई थी और अख्तुल इमान साहब लेकर के आए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रुद्यासा मैदान में उनका पहला भाषण सुना। मुझे लगा कि ये आदमी जो है लीडर है और इसको मदद करनी चाहिए। चूँकि कांग्रेस में रह करके मैं ये देखता आया, चूँकि आपको मैं और बता दूं कि 2000 मेरे पीरियड में 2009 में मौलाना साउल हक साहब को मैंने दोबारा उनको कांग्रेस से टिकट के लिए पड़े तो मौलाना साहब ने बोला कि इसाक बाबू और मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। 2009 में उन्होंने कहा कि इसाक बाबू मैं अब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा आप चुपचाप अपने ऑफिस में बैठे रहिए और मैंने उनके ऑफिस से 20
बायोडाटा निकलवाया और बायोडाटा लेकर के सभी ऑफिसों में जा कर के घूमने के बाद लोगों को बताया। वहाँ के जितने भी कांग्रेस के सीनियर टीम थे उन्होंने मेरी बात को सुनने के बाद इसको अप्रिशिएट किया और मौलाना आसाउल हक साहब को 2009 में टिकट मिल गया। उस समय केंद्र में मंत्री रहते थे तस्लीमुद्दीन साहब, उनका एक बहुत गिरिप था। लोग ये कहते थे कि तस्लीम साहब के सामने मौलाना और कांग्रेस क्या टिकेगा। मैंने उन नौजवानों पे एक्सपेरिमेंट किया और उन नौजवानों को गांव-गांव में लगा दिया काम पे। पुराने लोगों को भी मैंने उनकी अध्यक्षता में मतलब रणनीति बनाई और चुनावी रणनीति के साथ मैंने एक तैयारी की। और मौलाना साहब ने ये कहा कि भले मैं कांग्रेस ऑफिस में करीब हजारों लोगों की भीड़ थी और उस मीटिंग में उन्होंने पहला शब्द जो आज भी मुझे याद है, उन्होंने कहा कि चूँकि मैं कैंडिडेट हूँ लेकिन मैं बढ़ाती हूँ और आज से हमारा जो इस टीम का है दूल्हा जिला अध्यक्ष इसाक आलम है। अच्छा। और ये शब्द मेरे कान में गूंजा और मेरे अंदर एक जोश जगा और उस जोश के साथ मैंने काम किया और बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक उनके लिए तन मन धन से काम करके सारा चीज़ को, और मैंने 2009 में उनको जिता दिया। उस समय तस्लीमुद्दीन साहब जो कहते थे कि इनको कोई हरा नहीं पाएगा, इनके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा पाएगा, वो तीसरे नंबर पर चले गए। मौलाना आसाउल हक साहब को जिताया। मौलाना साहब जीतने के बाद फिर दोबारा मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बार मुझे जिला अध्यक्ष का कमान सौंपा गया और दूसरी बार भी मेरे ही अध्यक्षता में मौलाना आसाउल हक साहब जीते 2014 में जी। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उस समय 2009 में 2 मुद्दा उठे थे। हमने मैडम से, सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस की समझिए सर्वा थी और मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। हमने कहा कि हमारी सरकार है, हमें 2 यहाँ पे चूँकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे पलायन होता है और हमारे यहाँ पे एजुकेशन का दर बहुत ही नीचे है। 2 चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा जो हमारे यहाँ के जो पानी है वो पानी लाल पानी के नाम से मशहूर है और वो पानी पीने के बाद हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं। तो मैंने मैडम से ये कहा, मैडम कि यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज़ दीजिए। रोज़गारों का पलायन तो वो बात का काम है, लेकिन आप 2 चीज़ इमीडिएट आप दे सकते हैं। एक एम्स की साख कब दे दीजिए किशनगंज में, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को दिल्ली जा कर के या आपको हैदराबाद या आपको बेंगलोर जाके जो इलाज कराने के लिए परेशान होना पड़ता है, वो कम से कम किशनगंज में वो गरीब लोगों का इलाज हो सके। और दूसरा, नौजवानों को शिक्षा के लिए मैं MU की मांग किया और ये पहला आवाज़ मैंने ही मैडम को उठाया। मेरा MU और एम्स दोनों को मैंने प्रपोजल दिया उनको। तो उन्होंने प्रपोजल में लिखा, बोला कि ठीक है, मैं किशनगंज में जब आऊँगी तो इसको प्रायोरिटी के साथ मैं घोषणा करूँगी। जब वो किशनगंज आई तो उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द को कहा कि किशनगंज में आप मौलाना आसाउल हक साहब को जिता के भेजिए, मैं 2 चीज़ देने का काम करूँगी। पहला एम्स की साख और दूसरा आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साख। ये दोनों घोषणा करके गई मैडम और जाने के बाद मौलाना आसाउल हक साहब जीत गए। कंटिन्यू हम लोग प्रयास करते रहे कांग्रेस की टीम के साथ में, लेकिन कभी ना कभी कोई RSS वाले हाई कोर्ट में केस कर दे रहे थे, कभी आपको विद्यार्थी परिषद वाले किसी न किसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट, माने इस तरह से मामला को उलझा के रखने का ये लोग काम करते रहे। लास्ट मोमेंट में मुझे एक दिन एक ज़बरदस्त गुस्सा भी आया। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे कपिल सिब्बल। मैं उससे कई बार मिला। कुछ दिनों के बाद सलमान खुर्शीद बने मानव संसाधन विकास मंत्री, उनसे मिला। लास्ट में मैं जब चुनाव करीब आ गया, 4 महीना रह गया, तो मैंने एक रिजिग्नेशन लेटर ले आकर के मैडम को दिया। लगभग 5 दिन मैं दिल्ली में रुका, मुझे अपॉइंटमेंट मिला और मैं मैडम से मिला और मैंने मैडम को दिया कि ये मेरा रिजिग्नेशन लेटर है। बोला, आप मुझे रिजिग्नेशन लेटर क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप जो है गए थी 2009 में और ये CD है, उस समय CD का ज़माना था, CD में उनका भाषण रिकॉर्ड था, वो CD मैंने दे दिया। बोला, मैडम ये CD आप सुन लीजिएगा, आप किशनगंज आई थी और आपने आपका वादा था और आपकी सरकार है 5 साल गुजरने जा रही है और अपने दोनों वादे पे आप ये वादा कब था? 2009 में। 2009 में।
और आप अपने वादे पे तो आए नहीं हैं। हम लोगों ने बराबर कोशिश की, मेमोरेंडम दी, आपको बार बार आपसे आग्रह कर रहे थे और आपके मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर से मिल करके हम लोग इसके लिए बार बार कह रहे थे, लेकिन आप तो इसमें कुछ कर नहीं रही हैं। इसलिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर आप स्वीकार कीजिए। चूँकि मैं जनता के बीच में जाने में सक्षम नहीं हूँ और मेरी जो स्थिति है, मैं वोट मांगने के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मौलाना साहब हार जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि एक नौजवान जिला अध्यक्ष के रहते हुए मौलाना साहब हार गया, इसके जिम्मेदार मैं नहीं बनना चाहता हूँ। तो मैडम ने कहा कि आप ये अपना रेजिग्नेशन लेटर लो और आप कितनी देर दिल्ली में हो, कितनी देर दिल्ली में हो। मैंने कहा आप अगर आदेश कीजिएगा तो महीनों दिन मैं रह सकता हूँ। बोला आप 1-2 दिन रुको, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। और मैं आकर के तो होटल में आके रुक गया। ठीक दूसरे दिन मेरे पास एक कॉल आता है और कह के मैडम जो है आपको शाम में 7 बजे का टाइम हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला और 7 बजे मैं गया। फिर 5 मिनट के बाद मुझे मौलाना साहब का ही फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैडम का मेरे पास फ़ोन आया था, वो 7 बजे शाम में मुझे चलना है उनके घर पे 10 जनपद पे। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे भी फ़ोन आया है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मौलाना साहब की ही गाड़ी थी, उन्हीं की गाड़ी से मैं सोनिया गांधी के घर पे गया 7 बजे। उस समय मानव संसाधन मंत्री थे, वो भी हमारे सामने बैठे हुए थे। सारी बात को बताया गया। उन्होंने कहा कि ये मैटर जो है हाई कोर्ट में चल रहा है। हमने ये कहा कि हाई कोर्ट मैटर अलग है और सरकार अलग है। हाई कोर्ट से क्या मतलब है आपको? हाई कोर्ट में एक मामूली लड़का जाकर के आपके एएमयू के किशनगंज के मुद्दे पे आप एक पिटीशन डाल देता है। हाई कोर्ट जब ऑर्डर करेगी तब देखा जाएगा। आप तो अभी जा करके उसको स्टार्ट करो ना, नहीं तो हम जा करके वहाँ पे चुनाव में जाके क्या बोलेंगे, जनता के बीच में क्या कहेंगे जा करके। तो इसलिए मैं जनता के बीच में, मौलाना साहब ने इस बात को एकदम बिल्कुल कह के, इसाक बाबू हमारे जिला अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छे माने एकदम सही कह रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो उस समय मैडम के प्रेशर पे आनंद फानंद में डेट फाइनल हुआ और किशनगंज में 2014 में मैडम आई और आकर के इन्होंने लास्ट मूवमेंट में यहाँ पे शिलान्यास किया और एएमयू का, और इन्होंने 136 करोड़ रुपया का घोषणा किया। कहा कि मैं एएमयू के लिए 136 करोड़ रुपया का, एम्स की साख पे लोगों ने कहा कि एम्स की साख अभी नहीं बन पाएगी, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, ज़मीन वगैरह का मामला बहुत सारा है, इस बार जिताइए, नेक्स्ट टाइम जो है मैं वादा करती हूँ कि मैं लाऊंगे इसको। तो हम लोगों ने कहा कि चलो कम से कम एक मुद्दा तो हल हो रहा है। तो आए, उन्होंने शिलान्यास किया और 136 करोड़ का वादा किया। लेकिन 2 बार में पैसा कांग्रेस के रीजन में मिला हम लोगों को 5-5 करोड़ करके। हमारे डीएम फिराक साहब उस समय थे और जमीरुद्दीन शाह साहब उस समय वाइस चांसलर थे। डीएम फिराक साहब मैंने उस समय बहुत ही अच्छे व्यक्ति के डीएम हम लोगों को मिले और किस्मत से हम लोगों का एएमयू के लिए बहुत अच्छा किस्मत लग भी था। अगर वो नहीं रहते तो जो आज आप एएमयू का जो बाउंड्री वॉल या जो भी देख रहे हैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि उसके बाद जो है ज़मीन में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ज़बरदस्ती ले आके आदिवासी लोगों को बैठाना स्टार्ट कर दिया और कहा कि ये ज़मीन जो है आदिवासियों की, ये ज़मीन जो है हम नहीं देंगे, ये सब मामला उठाने लगे। फिर हम लोग जो है सार्वजनिक रूप से जो है ऐलान किया कि सर्वदलीय हम लोग धरना देंगे, सभी पार्टी से उठ करके। ये मौलाना साहब की राय थी। सब लोग उसमें, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सब लोग हुए, सिर्फ उसमें बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे। सब लोगों ने धरना दिया उस समय। धरना दे करके हम लोग रोड पे बैठे और ये धरना ऐतिहासिक धरना था। इस धरने से प्रभावित होकर समय नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में ऐलान किया कि हम जो है ज़मीन देते हैं। उस समय फिराक साहब को आदेश दिया कि जैसे भी हो वो सारे लोगों को कहीं शिफ्ट कीजिए, आदिवासी लोगों को, और उनको कहीं दूसरी जगह ज़मीन दे करके आप जो है उसको किसी तरह से उसको काम को स्टार्ट कराइए। तो इंशाल्लाह फिराक साहब भी लग गए, सारे लोग लग गए। और उस समय जिला पदाधिकारी महोदय के बहुत ही समझिए कि उनका धन्यवाद देता हूँ मैं आज भी, वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उनके सहयोग से आज 4 दीवारी का काम हुआ 10 करोड़ में, बाउंड्री वॉल हो गया। थोड़ा कुछ पैसा घट रहा था तो उन्होंने मनरेगा से भी लगा के उसमें काम कर दिया बहुत अच्छे से। उसके बाद पैसा नहीं आया और सरकार चली गई। 126 करोड़
सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं दिया। वो झूठा साबित हुआ। उसके बाद बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार को हम लोग बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन बीजेपी की सरकार क्यों देगी? उन्होंने कभी दिया ही नहीं। क्या लगता है कि अब एएमयू का सपना छोड़ देना चाहिए हम लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए एएमयू का सपना। हल निकल ही नहीं रहा है। देखिए, लड़ाई तो जारी रहेगी। 15 साल तो देखिए, लड़ाई तो जारी रहेगी। ये हमारे ये नौजवानों का सपना है और ये सपना तो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हमको इसके लिए अपने तन मन की कुर्बानी देनी पड़े देंगे, लेकिन हम ये सपना पूरा करेंगे। तो एएमयू जैसा कोई और दूसरा भी तो यूनिवर्सिटी है, उसको भी स्थापित कर सकते हैं, उसके कर सकते हैं, लेकिन अभी ये केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, चूँकि 11 साल से हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अब आप सोचिए कितने अफसोस की बात होती है। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले आए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। अपना कीमती समय इन्होंने बर्बाद किया सिर्फ और सिर्फ किस मुद्दे पे? घुसपैठिया मुद्दे पे। आप 11 साल से आप सरकार में हैं और 11 साल से आप सरकार में और अब कह रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठिया हैं। साहब, आपको रिजाइन दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। सीमांचल में आकर बॉर्डर वाला मुद्दा क्यों उठता है? आप बताइए ना कि बॉर्डर आपका, सिक्योरिटी आपकी, सेना आपकी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? किधर से आ रहे हैं? बांग्लादेश का बॉर्डर तो खुला हुआ है नहीं, तो घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब नेपाल से घुसपैठिए आ रहे हैं। तो ये तो आपको आपके कंट्रोल होना चाहिए ना, आपके होना चाहिए ना। और आप आज तक जो है घुसपैठिया नहीं दिखा पाए कि घुसपैठिया आया कहाँ से, किस जगह घुसपैठिया है। तो ये लोग सिर्फ एक विवाद बनाना चाहते हैं यहाँ पे माइनॉरिटी के लोगों को ये कह करके कि ये लोग घुसपैठिए हैं। हम मुसलमानों को ये टारगेट करते हैं बार बार, और उनकी ये सोच, ये मनसा, ये हमेशा शुरू से, चूँकि नरेंद्र मोदी के डिक्शनरी से अगर 2-4 शब्द अगर हटा दिया जाए तो इनके पार्टी का कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा, अब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है घुसपैठियों को भगाने की। वही तो मैं अफसोस के साथ हो रही है कि देश के एक प्रधानमंत्री, उनको रोजगार के बात करनी चाहिए, उनको यहाँ के डेवलपमेंट के बात करनी चाहिए, यहाँ के हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करना चाहिए। अब आप सोचिए कि हमारा सीमांचल का ये किशनगंज का इलाका बेरोजगारी के मामले में कितना पीछे है। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बोलना चाहिए इस सीमांचल में, खास करके हमारे जो इलाके के लोग पलायन पे मजबूर हैं किशनगंज में। बहुत ज़्यादा किशनगंज ही नहीं, अररिया पूर्णिया के भी लोग भी मजबूर हैं। हम लोग यहाँ पे सहज ला सकते हैं। सहज माने आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ला करके हम लोग यहाँ पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार किसी इलाके को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपके फ़ायदे ये हैं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आके लगती है, उसमें रोड बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा रहती है, और 5 साल तक किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन और बिजनेस पे टैक्स नहीं लगता है। अच्छा। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकार उसमें स्पेशल साधन देती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर किशनगंज को बना दे तो आप देखिए, बगल में बांग्लादेश है, बगल में आपका नेपाल है, बगल में चाइना है। यहाँ जो भी आपका इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ से जो भी उत्पादन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो यहीं से आपका बगल के हमारे यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। हमारे बांग्लादेश जा सकता है, चाइना जा सकता है, नेपाल जा सकता है, आराम से जा सकता है। और हमारे नौजवानों का जो पलायन यहाँ करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की धरती पे काम करने को मजबूर है, गुजरात की धरती पे काम करने को मजबूर है, महाराष्ट्र, मुंबई की धरती पे काम करने को मजबूर है, कलकत्ता में काम करने को मजबूर है। अगर इस पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर किशनगंज में अगर बन जाए तो सोचिए कि यहाँ पे कितना काम मिलेगा लोगों को, कितनी तरक्की होगी, कितना रोड बन जाएंगे। सरकार आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर सिर्फ सरकार अगर घोषणा कर देना तो आपको किसी भी MP MLA को कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऑटोमेटिक रोड बनता जाएगा, सड़क बनते जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ठीक हो जाएगा। और जब बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ के लोकल लोग आएंगे, तो ऑटोमेटिक स्कूल कॉलेज भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर इससे ला करके अगर केंद्र सरकार यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर बना दे, तो हम तो प्राइम मिनिस्टर से ये सोच रहे थे कि किशनगंज के सीमांचल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे पे बात नहीं किया, यहाँ के शिक्षा पे बात नहीं किया, यहाँ के हेल्थ सेक्टर पे बात नहीं किया, यहाँ के रोड और पुल पुलिया पे बात नहीं किया,
यहाँ के नौजवानों के फ्यूचर पे बात नहीं किया। यहाँ के नौजवानों को जो आप रोज़गार देने की बात कह करके आपने सरकार में आए थे 2014 में, उन पे कोई बात नहीं किया। आप काला धन पे कोई बात नहीं किए। आपने ये कहा था कि हर यहाँ के लोगों को हम इतना काला धन लेकर के आएंगे कि हर नागरिक के खाते में जो है, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए हम देंगे। आप बताइए 15 लाख की जगह जो है आपका 15,000 भी आज तक नहीं आ पाया। अच्छा सर, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आप कांग्रेस में भी रहे, अब एमआईएम में हैं, तो कांग्रेस और एमआईएम की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं कि एमआईएम की राजनीति कैसी है और कांग्रेस की राजनीति कैसी है? थोड़ा इसका एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। देखिए, कांग्रेस की राजनीति वो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली राजनीति। कांग्रेस आज़ादी के बाद कई लोगों ने कहा, जब देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद होने के समय कभी उसी समय कहा गया था कि कांग्रेस को अब जो है, चूँकि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी को बनाई गई थी, इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के कारण कांग्रेस को जिंदा रखा। कांग्रेस का मैं भी बहुत बड़ा दीवाना था एक ज़माने में। कांग्रेस के सिद्धांत पे मैं काफ़ी मतलब अच्छा लगता था मुझे, प्रभावित था। इसलिए प्रभावित था कि उस समय आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ में बोलने के लिए कोई पार्टी और कोई लीडर नहीं था हमारे पास में। तो हम लोगों को लगता था कि हमारा जो एक सिक्योर्ड जोन है वो कांग्रेस ही है। तो हम लोग जितने भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग हैं, वो सब कांग्रेस की तरफ वोट करते थे। कांग्रेस की सोच जो है वो डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सत्ता सुख के लिए है। अच्छा। क्योंकि अगर वो चाहती, चूँकि हमने तो झोलिया भर भर के वोट दिए 78 साल में 2-4-5 साल ही अदर पार्टी के लोग रहे, बाकी टाइम तो कांग्रेस आरजेडी के लोग ही रहे। तो आप बताइए, उनके लोग केंद्र में मंत्री भी रहे, रफ़ीक साहब मंत्री रहे, तस्लीम साहब मंत्री रहे, बताइए बिहार में भी मंत्री रहे। लेकिन आप बताइए कि हमारे सीमांचल के किशनगंज पूरे हिंदुस्तान में नक्शे में सबसे पिछड़े हुए ज़िले के रूप में गिनती हो रही है। आज बताइए, जिला मुख्यालय में सिर्फ एक सरकारी डिग्री कॉलेज, कितने अफसोस की बात है। लाखों की जनसंख्या में एक डिग्री कॉलेज, कितने बच्चों को आप यहाँ पे तालीम दे पाएंगे, कितने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। पूरे जिला में सिर्फ 2 डिग्री कॉलेज, एक बहादुर है किशनगंज। और आप किशनगंज से बाहर चले जाइए पूर्णिया में और अदर डिस्ट्रिक्टों में 10 से 15 डिग्री कॉलेज मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ के लोगों को ये एजुकेशन से, शिक्षा से दूर रखने का काम किया गया। क्योंकि गरीब और मीडियम परिवार के बच्चे जो है वो बाहर जाके पढ़ नहीं पाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे जाएंगे। उन तो अपना फैमिली बैकग्राउंड से ही परेशान हैं। बड़े लोग के बच्चे ही जाके बाहर में पढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो काम करने की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे शिक्षा के लिए काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है वो रोज़गार के लिए। और मेरा ये वादा है कि अगर मैं विधानसभा में पहुंचूं तो मेरी लड़ाई सेज के लिए होगी, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैं किशनगंज में बनाने के लिए एकदम बिल्कुल आंदोलन करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके किशनगंज में यहाँ पे ला करके यहाँ के लोगों के लिए एक समझिए कि जो लोग पलायन पे मजबूर हैं आज, उनको यहीं पे काम मिलेगा, यहीं पे इंडस्ट्री आएगी, यहीं पे फैक्ट्री आएगी। आज बताइए, हमारे ग्रामीण इलाके में आज भी ज़मीन सस्ती है। काफ़ी लोगों ने चाय बागान लगा लिया, 5-5 हज़ार रुपया बीघा में, 10-10 हज़ार रुपये एकड़ में यहाँ के लोगों ने ज़मीन अपनी बेच दी, खेती की ज़मीन बेच दी। काफ़ी लोगों ने चाय बागान लगा के रख दिया। उस ज़मीनों पे हम इंडस्ट्री लगते हैं। सरकार की भी काफ़ी ज़मीनें हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं, उस ज़मीनों में हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो हम ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम यहाँ पे सेज ला करके इसके लिए आंदोलन करना पड़े, जेल जाना पड़े, विधानसभा घेराव करना पड़े, विधानसभा के अंदर आंदोलन करना पड़े, विधानसभा के बाहर आंदोलन करना पड़े। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैं किशनगंज को बना के रहूँगा इंशाल्लाह। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए किशनगंज का एनवायरनमेंट क्या लगता है कि परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए परफेक्ट है कि अब आप देख लीजिए कि ज़मीन भी सस्ती है। आप पूरे बिहार में आप चले जाइए, सबसे सस्ती ज़मीन आपको किशनगंज में है। आप पूर्णिया में चले जाइए, आपको बहुत महंगी ज़मीन मिलेगी। उसके बाद आप पूर्णिया के आगे कहीं भी आप चले जाइए, महंगी आपको ज़मीन मिलेगी, लेकिन किशनगंज में ज़मीन सस्ती है आपको अदर डिस्ट्रिक्ट, बिहार के अदर डिस्ट्रिक्ट से। और सबसे बड़ा बात यह है कि हमारा बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है।
क्योंकि आप किसी सामान को अगर बनाते हैं तो उसको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, विदेशों में भी भेज सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट को। उसके लिए हमारे पास बांग्लादेश है, हमारे पास चाइना है, हमारे पास नेपाल है, और हमारे पास बगल में बहुत सारे पोर्ट हैं जिसके माध्यम से हम लोग और देशों में यहाँ से हम लोग जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा उसको हम भेज सकते हैं। हमारे बच्चों को काम तो मिल जाएगा, और काम अगर मिलता है, देखिए अगर रोड सड़क नाले 24 घंटा बिजली मिल जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने का मतलब है आज जो बिजली की इतना लचर व्यवस्था है, आप देखते हैं ना कि शहरी क्षेत्र में 18 से 20 घंटा आपको बिजली रहती है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में आप चले ये पोठिया में हल्की सी बारिश हुई कि बिजली कब गया और कब आएगा कहना मुश्किल है। 7-7 दिनों तक पता नहीं रहता बिजली का। 7 दिनों तक अगर आप बिजली विभाग से चले जाइए कंप्लेंट करने, फ़ोन पे अगर कीजिएगा तो वो फ़ोन पे गाली बकते हैं, वो पब्लिक को गाली बकते हैं, अरे फ़ोन रख, कौन बोल रहा है रे, इस तरह से धमकी देते हैं। और अगर 10-20 लोगों का जनप्रतिनिधि जा करके वहाँ के जो पदाधिकारी हैं बिजली विभाग के, अगर उस पर अगर मिल करके कहे कि बिजली को ठीक कर दीजिए, उस पर वो लोग जाके थाना में केस करवा देते हैं। इस तरह के मामले हमारे पोठिया में आए हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को हमारे एमएलए एमपी कुछ नहीं बोलते हैं। ये लोग जो है जनता को इस तरह से कर रहे हैं। आज बताइए 7 दिन 6 दिन 5 दिन 2 घंटा 2 दिन 3 दिन लाइन गायब, बिजली गायब रहेगी तो कैसे आपके यहाँ इंडस्ट्री लगेगी। तो अगर सेज आ जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर बन जाता है तो 24 घंटा बिजली रहेगी, आपका 1 मिनट के लिए भी नहीं कटेगा बिजली। आपको अब इस बार विधानसभा चुनाव की दावेदारी पेश कर रहे हैं, कितने मजबूत है आपकी दावेदारी और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं 96 से पॉलिटिक्स में हूँ, और उस समय मैं समझिए कि बहुत ही कम उम्र से राजनीति में आया हूँ, और मेरी राजनीतिक इच्छा रही कि मैं किशनगंज के लिए कुछ करूँ, और मैं पैसा कमाने के लालच की नीयत से कभी भी राजनीति नहीं किया। मैंने हमेशा बिजनेस करके पैसा इस्टेब्लिश किया, और अल्लाह के और आप लोगों के दुआ से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, मैंने किसी भी, चाहे कांग्रेस में रहा तब भी मैं अपना संसाधन मैंने दिया पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैंने जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ी मैंने आप उसको दिया। MIM में भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मुझे जब भी जो हुक्म हुआ मैंने किया। तो चूँकि मैं ये चाहता था कि बिहार में किशनगंज में कुछ काम हो। कांग्रेस के ज़माने चूँकि मैं तो यहाँ पैदा हुआ ना, हमारे दादा परदादा सब यहाँ पैदाइशी हुए, और अगर मैं कल मरूँगा, मरने के बाद मुझे दफन भी तो यहीं होगा, 2 गज की ज़मीन भी तो मुझे मिलेगी। लेकिन हमारे बच्चे पूछेंगे कि ये हमारा नेता था इसाक आलम, लेकिन हमारे इलाके के लिए कुछ नहीं कर सका। तो पहली लड़ाई तो हमने AMU के लिए, एम्स के लिए लड़ी, उसमें कामयाब नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना चाहिए। मैंने ज़मीनी स्तर पे काम किया 2015 से 2025 तक मजबूती के साथ किया। मैं टिकट नहीं के लिए मैं नहीं मांगा पार्टी में, जबकि कांग्रेस में मैं 2010 में एकदम प्रबल दावेदार था। आपके खुद इसमें जो है आपने जो डाला है उसमें लोगों ने पूछा कि 2010 में जो है आप प्रबल दावेदार हैं, तो 2010 में मैं प्रबल दावेदार था कांग्रेस से। कांग्रेस की ज़मीन को मैंने ये तैयार किया था, लेकिन लास्ट टाइम में मुझे पार्टी के आला कमान की तरफ से जो निर्देश हुआ तो मैंने उसको माना। लेकिन 2015 में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति को मजबूत करना चाहिए, जबकि मैं कांग्रेस में उस समय बहुत मजबूत स्थिति में था। मैं 4 जिले का कोऑर्डिनेटर था, और मैं वेस्ट बंगाल में लगभग 26 जिले का मैं प्रभारी 26 विधानसभा का प्रभारी रह चुका हूँ वेस्ट बंगाल में। तो उस इतनी बड़ी पोजीशन में रहने के बावजूद भी मैं एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से, और मैं जाके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों में मैं MIM ज्वाइन किया, और तब से मैं आज तक 10 साल से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ तन मन धन से। और मैंने पार्लियामेंट के चुनाव में चाहे अख्तुल ईमान साहब हों, चाहे कमरुल हुदा साहब चुनाव लड़े हों पिछले दिनों, MIM लड़ी, जो भी MIM का जहाँ भी सीट हो, चाहे आपको गोपालगंज की सीट हो, चाहे मुजफ्फरपुर की सीट हो, आपके कुर्नी विधानसभा हो, जहाँ भी पार्टी की जो भी लोग चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ भी और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी पार्टी को, मैं वहाँ पार्टी को मजबूत करने का काम करता रहा और आज तक कर रहा हूँ। पार्टी आला कमान को अगर मुझ पे विश्वास है, क्योंकि मैंने तन मन धन से पार्टी को काम किया है और मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं अपने समाज के
भलाई के लिए यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। मैं शिक्षा के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ के रोजगारों यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ, पलायन रोकना चाहता हूँ। मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे हेल्थ सेक्टर लाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल बना दूँ ताकि हमारे यहाँ के लोग, आज थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, आज मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो किशनगंज में आप मेडिकल कॉलेज भी लेके जाइएगा ना, वहाँ रेफ़र कर देता है। किशनगंज हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि वो तो एक भी सीरियस केस लेना ही नहीं चाहता है, तुरंत रेफ़र एमजीएम वाला रेफ़र कर दिए सिलीगुड़ी। आप सिलीगुड़ी बंगाल में है, और बंगाल में हमारे यहाँ के बिहार के लोगों को पूरी बढ़िया तरह से एकदम भयावह दोहन और लूट मचाया हुआ है। वहाँ जो है मेडिकल माफिया लोग जुड़े हुए हैं और बिहार के हमारे लोगों को वहाँ पे देखते हैं। हाँ, है नज़र से देखते हैं। और जिस तरह से आज हम लोग इस मुद्दे पे हम लोग यहाँ हेल्थ सेक्टर पे काम करेंगे, और जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सड़क नाले पुल वगैरह, तो हमारा एमएलए एमपी का फंड होता ही है। लेकिन अगर हम सेज लिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर लिया है, तो रोड तो ऑटोमेटिक बनना ही है, बिजली तो लगनी ही है। तो अगर हम इस मुद्दे पे अगर हम काम कर दें यहाँ पे, इसलिए ये लड़ाई को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और पार्टी मुझ पे विश्वास करती है। पार्टी ने जब भी जो मुझे काम दिया है, मैंने तन मन धन से काम पार्टी के काम को बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसलिए पार्टी पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे किशनगंज विधानसभा से इस बार प्रत्याशी बनाएगी, और किशनगंज की जनता का समर्थन और प्यार भी मुझे भरपूर मिल रहा है। अगर आप लोगों ने भी सर्वे किया होगा, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि इसहाक आलम और अदर कैंडिडेट, चूँकि सब लोग मेरे भाई हैं, सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कैंडिडेट हैं नहीं, सब लोग मेरे भाई हैं, सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और सब लोग मिलजुल करके हम लोग MIM को इस बार जिताने का काम करेंगे। अच्छा, अगर मान लो चलो पार्टी आपको भरोसा नहीं जताती है, टिकट नहीं देती है, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है। चुनाव लड़ेंगे ही विधानसभा? नहीं, बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, और कभी नहीं लड़ूंगा। MIM अगर लड़ाती है तभी मैं पार्टी से लड़ूंगा। और एक बात जान लीजिए, मैं MIM का सिपाही हूँ और MIM के साथ हूँ। मैं जनाब अख्तर ईमान साहब के साथ हूँ, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो चुनाव जीतने के बाद आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में। मेरी ज़िंदगी में दो ही पार्टी में मेरा लंबा पड़ाव रहा है, कांग्रेस, उसके बाद MIM। कांग्रेस में 18 साल रहा, MIM में 10 साल रहा। और मुझे ये लगता है कि मेरी ये सोच है कि हमारी ज़िंदगी भी MIM में ही गुजर जाए। मुझे खुशी होगी कि मैं MIM में रहते हुए अपने अल्लाह को प्यारे हो जाऊं, ये मेरी इच्छा है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि MIM से हैदराबाद से बाहर जो MIM मतलब कि पार्टी निकली, कई क्षेत्रों में जाकर के चुनाव भी लड़े, एक बार जीतने के बाद दोबारा जल्दी जीत नहीं पाते हैं। देखिए, हमारा जो जलील देख लीजिए, वारिस पठान देख लीजिए, या फिर किशनगंज से आपके जो भी मतलब विधायक रहे हैं देख लीजिए, दोबारा नहीं जीत पाते। असल में हमारी जो समाज के लोग हैं, हम लोग एजुकेशन की दर बहुत कम है, और हम लोग बेरोजगार हैं, पलायन पे मजबूर हैं, हमारे पास काम नहीं है, और हमारे 75% लोग जो हैं आज मजदूर क्लास के लोग हैं, एजुकेशन से दूर मरहूम हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि लीडरशिप क्या होता है, अपना लीडरशिप क्या होता है। आज जिन लोगों ने अपना लीडरशिप पहचाना, जिन लोगों ने अपना लीडरशिप को समझा, वो लोग कामयाब हुए। अब यादव लोगों ने अपनी लीडरशिप पहचानी, लालू यादव को लीडर बनाया, आज लालू यादव के लोग कामयाब हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोगों ने उनको अपना लीडर माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अपने दलित समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन दिया। आज देखिए दलित समुदाय के लोग कितने आगे बढ़ गए। आज दलित समुदाय से भी बहुत पीछे माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। आज हम बहुत गरीबी की स्थिति में हमारी स्थिति है। आज हम ना हमारे पास एजुकेशन है, ना हमारे पास जो है काम है, तो हम लोग जो है ये नहीं समझ पाते कि हमारा लीडरशिप क्या होगा। आज बताइए 2% की आबादी, आपके हमारे मुकेश सहनी जी, और उनका कोई जनाधार नहीं, और वो महानगर में जाकर के अपना कुछ बिजनेस करते थे, और अचानक वो पटना में आकर के वो बड़े नेता बन गए। आज वो कहते हैं कि मैं जो है मल्लाहों का नेता हूँ, और वो जो है आज 2% की आबादी है, और वो जो है आपको 60 सीट की डिमांड कर रहे हैं यूपी इंडिया गठबंधन से।
और हमारा जो है 18 से 20% की आबादी, और आप कहते हैं कि MIM को हम जो है गठबंधन में नहीं लेंगे। आप बताइए कि इस तरह से इग्नोर, आखिर हम अछूत हैं। आखिर MIM, आप बताइए कि MIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक भाषण भी आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने किसी भी गैर समुदाय के बारे में, हिंदू के बारे में या गैर मुस्लिम समाज के बारे में एक शब्द भी आप बता दीजिए कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी बोला हो तो मैं राजनीति से आज ही इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी नफरत की राजनीति नहीं किए। आज बीजेपी MIM नफरती पार्टी, कभी ये बोलने वाले ही जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। नफरत की अगर पार्टी होती तो आज आपको हैदराबाद में जाकर देख लीजिए, वहाँ के गुजराती भाई, वहाँ के मारवाड़ी भाइयों को जितना वहाँ के मुसलमानों ने सम्मान और इज्जत दे करके रखा है, आज वहाँ के हिंदू समाज के लोग को इज्जत सम्मान दे करके रखा है। 80% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ के हिंदू और भाई लोग फुल्ली सिक्योर्ड है, बिजनेस में भी, हर काम में, हर चीज़ में, हाँ, हर तरह से वो मदद करते हैं। तो MIM कभी नहीं, जबकि बीजेपी जो है डायरेक्ट हिट करती है। अब आप ये देखिए, इंडिया गठबंधन के अलायंस में आप कहते हैं कि MIM जो है, जबकि MIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी किसी समुदाय पे उल्टी जबान नहीं बोली है, लेकिन वही शिवसेना जो कट्टर भी है, वो हिंदूवादी की बात भी करती है महाराष्ट्र में, और बिहारियों को और यूपी के लोगों को भगाने का भी काम कर रही थी ये एक ज़माने में महाराष्ट्र से। उस व्यक्ति से आप गठबंधन कर लेते हैं। माने शिवसेना आपको पसंद है लेकिन MIM पसंद नहीं है। ये है कांग्रेस की दोगला पॉलिसी और दोगली नीति। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लोग तो पिछलग्गू हैं, वो उनका दरी बिछाने का काम करते हैं, कुर्सी सीधी करने की काम करते हैं, वो उनका जी हुजूरी करना पसंद करते हैं, अपना लीडरशिप खड़ा करना नहीं चाहते हैं। अगर गठबंधन में वो शामिल कर लेंगे और अगर 10-20 सीट उनको दे दिए, 10-20 MLA बन के आ गए तो अपना तो लीडरशिप खड़ा हो गया, उन लोगों के अंदर जागरूकता हो गई। और ये 10-20 MLA जो बन के जाएंगे MIM के, चूँकि MIM का लोग हमेशा से माइनॉरिटी और दलित और पिछड़ों के लिए काम करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, किशनगंज में अगर कोई स्कूल बनेगा, आज बीजेपी के लोग जिस तरह से हमारे यहाँ के लोगों के मन में एक जहर घोल दिए हैं, अगर अख्तरुल इमान साहब अगर MP किशनगंज के बन जाएं और यहाँ पे एक कॉलेज की बुनियाद रख दें, एक बड़ा ऐसा हॉस्पिटल अगर बना दे, तो यहाँ क्या सिर्फ मुसलमान का बच्चा उस हॉस्पिटल में इलाज कराएगा? क्या उस कॉलेज में सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा? अच्छा, AMU में क्या सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ता है? पता नहीं यहाँ पे बीजेपी के लोगों ने कैसी मानसिकता यहाँ के लोगों को डाल दिया है। मैं हिंदू के बीच में जाता हूँ, वो लोग ये कहते हैं कि AMU हमारी इस कॉलेज नहीं है, अच्छा, हिंदू को बच्चे को नहीं पढ़ने देता है। मैंने कहा कि भाई, माने हमारे मुस्लिम के साथ साथ यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के हिंदू भाई जो हैं वो भी आपको ब्रेन वॉश के पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, क्योंकि शिक्षा उनके अंदर में भी कमी है, उन लोगों के अंदर में भी मानसिकता में जहर घोल दिया गया है। आज हिंदू भाइयों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि उठिए, बीजेपी आपका यहाँ पे नहीं जीतता है, उठिए, MIM को आप जिताइए, MIM को आप जिताइएगा, इंशाल्लाह आप देखिएगा MIM हिंदू, मुसलमान और किसान की गंगा जमनी तहजीब के लिए कितना अच्छा काम करती है। हैदराबाद में जिस तरह से काम करती है, उसी तरह से किशनगंज में हम लोग यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब लाने का काम करेंगे। यहाँ पे हम एजुकेशन देंगे, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके हम उनको काम देंगे। हम यहाँ पे अच्छा हेल्थ सेक्टर ला करके उनको जो है बीमारियों के लिए, जो आज बड़े टाउन में, बड़े शहरों में जाने के लिए, सिलीगुड़ी जाने के लिए मोहताज है, वो किशनगंज में ही हम देंगे। अच्छा सर, आप बिजनेसमैन भी है, बिजनेस भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, और पॉलिटिक्स में हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवाओं को बिजनेस में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, या फिर नौकरी करना चाहिए? आपका इस पर पॉइंट। सबसे पहले हमारे बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन सबसे ताकत है, और एजुकेशन होने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। आज मैं MBA किया हूँ, मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, तो मैं मास्टर डिग्री करने के बाद मैं बिजनेस में गया, तो मैं बिजनेस में अच्छा कामयाब हुआ। आज बिजनेस के तरीके, जो पुराने तरीके, उसको हटा करके मैं नए तरीक़ों से काम किया, उसमें मैं कामयाब हुआ। मैंने कई नए एक्सपेरिमेंट भी किए। मैंने अपने मार्केटिंग के क्षेत्र में भी काम किया। तो मैं ये अपने बच्चों को ज़रूर सलाह दूंगा कि आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा एजुकेट होने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे जो है
अगर आप बिजनेस में सक्षम हैं, आप बिजनेस में जाइए, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है और बिजनेस से हमारा जो इकोनॉमिक जोन है ना वो मजबूत होगा, हमारे यहाँ की गरीबी दूर होगी। और अगर बिजनेस में आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप पढ़ाई पे एकदम ध्यान दीजिए। और चूँकि हमारा इस सीमांचल में आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जब बात होती है तो बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा IAS IPS गिनते हैं लोग, प्राउड के साथ कहते हैं। उसी बिहार में हम रहते हैं। आप किशनगंज में गिन के आप बताइए कितने IAS और IPS हैं, आप ही बताइए। हम बिहार में ही रहते हैं ना, आप बताइए। अगर एक गांव में आज आपके इस सफानगर में अगर एक IAS अफसर हो जाए, एक MLA तो 5 साल के लिए होगा, और एक IAS एक IPS पूरी ज़िंदगी के लिए होगा। और वो अपने समाज ही सफानगर ही नहीं बल्कि पूरे किशनगंज, पूरे अपना लहरा, पूरे अपना जो है महेशपतना, सिमलवारी, पूरे इस इलाके के लिए वो काम करेगा। वो सिर्फ सफानगर के लिए काम नहीं करेगा, वो जहाँ पे रहेगा वहाँ भी काम करेगा और वो अपने गांव के लिए भी काम करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज देखिए बिशनपुर से हमारे मारवाड़ी समाज से एक DM है, DM से भी ऊपर चले गए, वो सेक्रेटरी रैंक में है। वो आज वो बिशनपुर में संजय अग्रवाल जी बिशनपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज से लोग नहीं आ रहे हैं। हमारे सुरजापुरी समाज से IAS IPS की नौकरी में हम लोग सिर्फ पढ़ाई करने के बाद जो है सिर्फ नौकरी के बारे में सोचते हैं कि कोई एक नौकरी मिल जाए, हमारा जीवन यापन हो जाए, किसी तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, बस हम इतना ही तक सोचते हैं। नहीं, मुझे अच्छी सोच रखनी है, मुझे ऊंची उड़ान उड़नी है। पॉलिटिक्स में भी आइए अगर आप सक्षम हैं। आज अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है, क्योंकि गंदे लोग पॉलिटिक्स में भर गए हैं। अच्छे लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे और एजुकेटेड लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तभी पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी और यहाँ पे अच्छा काम होगा। गंदे लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो समाज को गंदा कर देंगे। तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को ये चाहूँगा कि एजुकेशन लेने के बाद यहाँ पे बिजनेस पे, अगर बिजनेस कर सकते हो तो सबसे अच्छा, और बिजनेस नहीं करते हैं तो आप जो है UPSC की तैयारी कीजिए। UPSC नहीं कर सकते हैं तो आप नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए। उसमें भी नहीं हो सकते तो छोटे छोटे आप जो जितने भी अच्छे पोस्ट के लिए जो है ऑफिसर ग्रेड सबके लिए आप तैयारी कीजिए। उसमें भी नहीं हो सकते हैं तो टेक्निकल हैंड में जाइए, मेडिकल टेक्निकल हैंड में जाइए, सारे चीज़ में जाइए, किसी स्किल सीखिए ताकि आपका इकोनॉमिक स्तर बढ़े, आपके आने वाला जनरेशन बढ़े और आपको कुछ काम आप मिल सके, आप सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सके। इसके लिए हम लोग ये सोच होनी चाहिए। सर आगे नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि पॉलिटिक्स किस लिए करना चाहिए? क्या पावर के लिए करना चाहिए या फिर खिदमत के लिए करना चाहिए? खिदमत के लिए करना चाहिए। तो बहुत से लोग पावर दे करके पॉलिटिक्स में आते हैं, जी नहीं, आना चाहते हैं। जी नहीं, ये खिदमत खल्क है। हमारे जो पूर्वज गुजरे हैं, हमारे इस्लाम में भी सियासत को एक अपने नज़रिए से देखा गया है। हमारे बड़े बड़े जो उलमाए कराम हैं वो सियासत में आए और उन्होंने सियासत से कई देशों में और कई लोगों पे दिल जीता। आज इस्लाम फैला है कहीं ना कहीं तो सियासत से ही फैला है। तो सियासत में अगर हम एक्टिव होंगे, अगर हम और खिदमत खल्क लोगों की खिदमत करने के लिए अगर काम करेंगे, आपको ये एक मुग़ल के समय में आप याद रखिएगा, मुग़ल या दौर के समय में हमारे यहाँ पे था कि जब नमाज के लिए हमारी मस्जिदों में कतार लगती थी तो राजा हो या सिपाही हो, जो पहले आएगा वो नमाज के पहले लाइन के कतार में होगा। ये मुग़लिया दौर के, ये तो हमारे इस्लाम जब से आई तब से ये है, लेकिन मुग़लिया दौर में ये कहावत थी कि आप राजा हो या आप एक सिपाही हो। सिपाही अगर पहले आ गया तो वो अगली कतार में होगा और राजा अगर लेट से आया तो वो पिछली कतार में रहेगा। ये नहीं कि राजा के लिए आप आगे जगह दे दें। तो इस्लाम में हम लोगों को खिदमत खल्क करने के लिए सिखाया गया है और हम सियासत में आकर के हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। और कोई पावर और कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसहाक आलम को तो कम से कम ज़रूरत नहीं है। और पावर में भी इसहाक आलम बहुत अच्छे समय में रहा है। उस समय में जब जिला अध्यक्ष में रहा, जब केंद्र में 10 साल हमारे मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब मैं जिला अध्यक्ष रहा था और मुझे पार्टी ने गाड़ी भी दे के रखी थी और मैं 2-2, 3-3 गाड़ी से जब घूमता था इलाके में, 2-2, 3-3 गाड़ी से घूमता था और मेरे साथ में बहुत सुविधाएं थी।
मैं किसी भी जिला पदाधिकारी को अगर एक फ़ोन कर देता था, एसपी को अगर एक फ़ोन कर देता था, तो मेरी बात को वो काटने की हिम्मत नहीं करते थे। किशनगंज में जब गवर्नर आते थे तो मुझे किशनगंज के जिला पदाधिकारी चिराग लेके ढूंढते थे, कहाँ है इसाक बाबू, गवर्नर का जो चिट्ठी आया है, आपको जो है हेलीपैड में आपको स्पेशल गेस्ट के रूप में वहाँ पर रहना है, गवर्नर साहब ने आपको याद किया है। तो इस स्थिति में मैं कि गवर्नर का स्पेशल गेस्ट के रूप में मैं उनके साथ में खड़ा होता था। इसी इंसान स्कूल में आए थे हमारे गवर्नर साहब, मुझे स्पेशल गेस्ट में रखा था उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में पावर में नहीं रहा, MIM में हूँ, मुझे अपने आप में पावर है, मुझे पावर की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर मेरे पीछे अगर 10 लोग अगर खड़ा हो जाए, मेरे साथ पावर है, जनता का पावर है बस, और पावर की क्या ज़रूरत है। MP MLA होना कोई पावर नहीं है। MP MLA जनता की खिदमत करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए MP MLA को जनता की खिदमत करना चाहिए। मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जनता के बीच में रहिए, लोगों से मिलिए जुलिए, उनके साथ में रहिए, उनके बीच में रहिए। आप दिल्ली और पटना में मत रहिए, आप अपने घरों में AC से निकलिए बाहर, जाके जनता के बीच में उठिए, बैठिए, उन लोगों के दुख दर्द को जानिए, तभी जो है किशनगंज में हम कुछ कर पाएंगे। इस बार की राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? इस बार की राजनीति को हम लोग एक बहुत अच्छे बदलाव की नज़र से देखते हैं। खास करके हमारे बिहार में जो हमारे जो युवा पीढ़ी जो आए हैं और नए वोटर्स बने हैं, जो पुराने वोटर्स हैं, जो हमारे 35-40 वर्ष के जो वोटर्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि नया बिहार बने। चूँकि उन्होंने जंगल राज भी देखा और हमारे नीतीश बाबू पलटू राम चचा का आज 20 साल का कार्यकाल भी देखा। इस कार्यकाल में जो है उन लोगों को ना कोई रोज़गार मिला, ना कोई आपको स्कूल मिला, ना कोई कॉलेज मिला, ना कोई अच्छी इंडस्ट्री मिली, के साधन मिले, ना पलायन को रोका गया। तो इसलिए यहाँ के नौजवान इस बार बदलाव के मूड में हैं और इंशाअल्लाह इस बार जो है बिहार में अगर MIM 30 से 40 सीट आ जाती है तो हम लोग सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने की नौबत में है। और नहीं तो अगर कम भी सीट आती है तो हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। मैं आपको यहाँ आज बोल के जा रहा हूँ कि हमारे बिना, MIM के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। अगर मान चले स्थिति ऐसी होती है, आपके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, आप जिधर जाएंगे सरकार उन्हीं की बनेगी, तो समर्थन किसके तरफ रहेगा आपका? बीजेपी के खिलाफ में। बीजेपी के खिलाफ में? बीजेपी के खिलाफ तो फिर महागठबंधन हो गए, महागठबंधन हो गए, कोई भी आ गए। अगर नीतीश कुमार भी अगर या कोई भी पार्टी, जो पार्टी आला कमान हमारा फैसला करे, महागठबंधन है। लेकिन अब अगर सपोजली जो नज़र से देखा जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा पार्टी का बायलॉज है, हम लोग बीजेपी के खिलाफ में हैं। अब बीजेपी के खिलाफ तो हैं हम, वो बात नहीं, ठीक हम बात मान रहे हैं। अगर मान चले स्थिति ऐसी आ जाती है, एक तरफ महागठबंधन एक तरफ बीजेपी, तो जैसे कि आपने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी तो महागठबंधन हुआ, तो आप महागठबंधन को समर्थन देंगे? बिल्कुल देंगे महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन तो अभी आपको लेना नहीं चाहता है, तो फिर बाद में आप देखिए, लेना नहीं चाहता है या नहीं चाहता है, वो उनकी सोच है, वो मुझे अछूत समझते हैं। उस वक्त आपको लेकर के फिर सरकार बनाएंगे वो? देखिए वो उस समय तो उनकी उस समय तो उनकी मजबूरी होगी ना, उस समय तो उनकी मजबूरी होगी, नहीं तो कोई सरकारी नहीं बनेगा ना। उस समय उनकी मजबूरी होगी, खुद उनके विधायक जो है वो प्रेशर डालेंगे, वरना उसकी पार्टी टूट जाएगी, उसका पार्टी खत्म हो जाएगा। पार्टी टूट करके अपनी नई पार्टी बना लेगी और MIM के साथ में मिलकर हम लोग सरकार बना लेंगे। MIM के साथ मिल करके हम लोग सरकार बना लेंगे। अच्छा, अभी जो आप लोग इतना प्रेशर डाल रहे हैं गठबंधन करने के लिए, तो गठबंधन करने की क्या जरूरत है? मात्र 6 सीटों के लिए, जैसे कि अफजल रहमान साहब ने कहा कि 6 सीटों के लिए हम गठबंधन करने के लिए परेशान नहीं। जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में 5 सीटें आप लोगों ने जीती। देखिए, मैं आपको आप कमजोर मानते हैं कि चला इस बार हम पार्टी कमजोर हो गई है इसलिए 6 सीटों की मांग करते हैं? अगर वैसी स्थिति है, मजबूत है, तो फिर 5-6 सीटों के लिए क्या जरूरत है? हम तो 2015 के बाद जो 2020 है ना, वो हमारा बहुत स्लो था और 2020 से 2025 हमारा बहुत स्पीड बढ़ी है। और हमारे संगठन बिहार के हर सुदूर गांवों में मेरा संगठन तैयार हो गया है। पूरे बिहार के एक कोने में हम अपनी आवाज़ को पहुंचा चुके हैं, अपनी कमेटी बना चुके हैं, अपने संगठन को तैयार कर चुके हैं। हमारे चूँकि जो कांग्रेस के लोग आते हैं वो हम लोगों को ये कहते हैं कि ये लोग जो है हमारे खिलाफ में लड़ रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी को जिताने के लिए अगर हूँ तो आप मुझे गठबंधन में ले लीजिए, मुझे आप गठबंधन में ले लीजिए, मैं गठबंधन में आने के लिए तैयार हूँ।
साथ में साथ में मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए अछूत हो सकता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ में एक स्पेशल एजेंडा है। बीजेपी के खिलाफ में आप काम करने के लिए आप हमारे साथ में आ सकते हैं। मैं आपको अपना बड़ा सहयोगी मानता हूँ, अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मैं आपको साथ में लेने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके साथ में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब हमारे अख्तुल इमान साहब, हमारे सीनियर लीडर ने जब प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने कहा हमने नहीं सुना, ये लोग जो है झूठ बोलते हैं, ये लोग तो आए ही नहीं है हमारे पास गठबंधन करने के लिए। तब हम लोगों ने लेटर में लिख करके दिया, फिर ढोल नगाड़े के साथ गए, फिर लेटर में लिख के दिया। तब फिर कहते हैं कि मेरे पास तो कोई लेटर पहुंचा ही नहीं। तो मैं क्या करूं? लास्ट में हम लोग ढोल नगाड़ा लेकर के गए और ले आके हम लोगों ने कह दिया कि भाई हमारे जो है लालू यादव जी अपने हमारे लिए दरवाज़ा खोल, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको बताएगी, खुल जाएगी पोल, खुल जाएगी पोल, समीकरण की खुल जाएगी, एमवाई की समीकरण की खुल जाएगी खोल। आप एमवाई समीकरण लेकर के चलते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण को लेकर चलते हैं। यादव की 14% आबादी है, मुस्लिम की 18 से 20% आबादी है, हमारी 20% आबादी है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं गरीबी के कारण हमारा वोटर लिस्ट में बहुत लोगों का आज भी नाम नहीं चढ़ पाता है। तो 18% में हम हैं, आप 14% में हैं, बड़ा तो हम हैं। तो आप बताइए कि आप हमारे माइनॉरिटी को आप जो है लालू यादव जी कभी भी डिप्टी सीएम भी बनाए, कभी भी किसी अच्छे पोस्ट में ये रखे, कभी भी लीडरशिप इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की। तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा हमारे सामने जो रोड़ा है वो तो हमारे जनाब लालू यादव जी और उनके लड़के हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ा हो। दूसरा कांग्रेस तो जन्मजात से जब से कांग्रेस आई है 78 साल से वो चाहती ही नहीं कि यहाँ पे माइनॉरिटी लीडरशिप। अच्छा, आपने 14% और 20% के बारे में बात कही है, तो 20% और 14% कैसे मुमकिन है? क्योंकि आप 14% के बारे में जो बात कर रहे हैं वो जाति के आधार पर बात कर रहे हैं और 20% पूरे धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं। जब परसेंटेज के हिसाब से अगर निकालेंगे तो पूरा धर्म के आधार पर निकालिए या फिर जाति के आधार पर निकालेंगे? ये तो आपकी मानसिकता हो सकती है, मेरी मानसिकता नहीं। हमारी मानसिकता है कि हम इस्लाम को मानते हैं और कहीं पे भी अंसारी और शेख और पठान के नाम पे वोट नहीं होता है, मुसलमान के नाम पे वोट होता है। आप तो कहीं भी बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, इस बार तो ऐसा आप बताइए कि इस बार तो किशनगंज में सिरसावादी भी बोल रहे हैं कि हमें अपना मतलब लीडरशिप खड़ा करना है। देखिए सिरसावादी का लीडरशिप खड़ा होना एक अलग बात है, सिरसावादियों को टिकट दिया जाए, अलग-अलग पार्टी से मांग। लेकिन एक बात बताइए कि सिरसावादी के लोग बीजेपी 2-4 लोग बीजेपी में जरूर हैं, लेकिन सिरसावादी के गाँव में आप सर्वे कर लीजिए, अगर 100 में अगर 99 व्यक्ति में अगर एक व्यक्ति भी अगर कह देगा कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा तो मैं आपकी बात को मान लूंगा। 100 में एक व्यक्ति भी सिरसावादी समुदाय का लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीजेपी को लोग तो गाली उन्हीं को दे रहे हैं। लेकिन ये लोग राजनीतिक सुख के लिए जो है कुछ लोग जो है वो बीजेपी और जेडीयू में आगे पीछे कर रहे हैं। इन लोगों को तो अगर जरा से भी शर्म हो तो ये लोगों को तुरंत रिजाइन दे करके और बीजेपी के खिलाफ में खड़ा हो जाना चाहिए। आज गोपाल अग्रवाल जो सबसे ज़्यादा आपको सिरसावादी के खिलाफ में गाली दिए और सिरसावादी समुदाय के और हम लोगों ने जाकर के उनके खिलाफ में जो है ठाकुरगंज में प्रोसेसन किया, विरोध प्रदर्शन किया। आज हमारे सिरसावादी समुदाय के लोग जब गोपाल अग्रवाल जेडीयू ज्वाइन किए, खुद सिरसावादी समुदाय के लोग उनको माला पहना रहे थे। कितने अफसोस की बात है भाई, वही माला पहनाना जो उनके खिलाफ में उनकी अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ, तो कितने अफसोस की बात है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए ये जो जाति और धर्म को हमारे इस्लाम को अगर बांटना चाहते हैं तो वो सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन हैं, सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन है। हमारे अंदर कोई जाति नहीं है। हमारे हुजूर साहब ने कहा है कि हम सिर्फ इस्लाम को मानते हैं और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान लाते हैं और सारे मुसलमान हम लोग एक हैं। ना कोई सुन्नी है, ना देवबंदी है, ना बरेली है, ना अहले हदीस है। हम सिर्फ इस्लाम है और मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं और हम लोग सिर्फ इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। ये कुरैशी, शेख, सिरसावादी, ये तो काम के आधार पे, ये देखिए काम के आधार पे सच है कि इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, लेकिन समाज में तो ये चीज़ है ना। देखिए ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो कानून बनाया गया है उस कानून से हम लोग लाचार हो गए हैं। ये जो रिजर्वेशन है, जो दलित भाइयों को रिजर्वेशन मिला, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला और जनरल कैटेगरी में है, रिजर्वेशन के लिए कुछ लोग जो है रिजर्वेशन के लालच में हो,
कुछ लोग अपनी जाति को इंडिकेट करते हैं। अगर रिजर्वेशन आज ख़त्म कर दिया जाए, कल से हम लोग ना कोई कुरैशी बोलेंगे, ना कोई अंसारी बोलेंगे, ना कोई दुनिया बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे हम इस्लाम हैं, मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया अगर तो, लेकिन रिजर्वेशन जब तक रहेगा तब तक लोग जातिगत आंकड़ा दिखाते रहेंगे। लेकिन वोट का मामला या हमारे इस्लाम का मामला जब भी होगा, हमारे ईमान का मामला जब भी होगा, इस्लाम का मामला जब भी होगा, हमारे अंदर में कोई भी जात धर्म नहीं है, कोई भी हमारे अंदर में ये नहीं है, भेदभाव नहीं है, हमारे अंदर में कोई फर्क नहीं है। हम लोग तो चूँकि 18 और 14, तो 14 में आप ये बताइए कि यादव जी लोग बीजेपी में तो नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी में जो बात करते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू की बात करती है, और हमारे जो लालू जी है वो MY समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण की बात करते हैं, हमारे नीतीश बाबू जो है कोयरी कुर्मी की बात करते हैं, और हमारी जो मायावती है वो दलित समुदाय की बात करती है। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप के बारे में कोई नहीं बात करता है। मुस्लिम लीडरशिप के लिए एक नेता हमारा खड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग एक लीडर आज तक पैदा नहीं कर पाए हैं। ये हम लोग के अंदर में खामी है। एक बैरिस्टर आपको हमारे गुजरे महात्मा गांधी, दूसरे बैरिस्टर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गुजरे, और कई बैरिस्टर गुजरे, लेकिन 2 तो इतिहास में काम किए। तीसरे बैरिस्टर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते हैं और साथ साथ ये अदर समुदाय के लिए भी करना चाहते हैं। तो हम इनको लीडर अगर नहीं माने तो किनको मानेंगे? इसलिए हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सामने से अगर चले गए, हमारे सीमांचल से चले गए, तो यहाँ पे बदहाली के लिए कोई बोलने वाला नहीं लीडर रहेगा। आज अख्तुल ईमान विधानसभा में जितनी लड़ाई लड़ रहे थे 5 विधायकों को लेके, आपने देखा कि आज तक किसी भी विधानसभा में किसी भी पार्टी को मार्शल आउट किया गया हो? MIM को मार्शल आउट किया गया था ना, 5 विधायक थे ना, और कितनी ज़बरदस्त लड़ाई विधानसभा में हम लोगों ने स्टार्ट की थी। उस समय इन लोगों ने मिल करके सभी पार्टी इसमें मिल गए, JDU भी मिल गए, आपके RJD भी मिल गए, सब लोगों ने एक राजनीति रची कि MIM को तोड़ के ख़त्म कर देना है, इनको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना है। पहले इन लोगों ने हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाए। फिर हमारे MLAs को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, इसमें वो कामयाब हो गए, और हमारे MLAs को तोड़ करके वो अपनी पार्टी में मिला लिए। हमारे पार्टी के MLAs टूट गए, लेकिन हमारा संगठन का एक भी व्यक्ति MIM छोड़ करके आज तक नहीं गया। जो हमारा छोटा सा अदना सा सिपाही था वो आज भी है। बहुत सारे गए, ये मासूम रजा हो, मासूम रजा साहब कौन पार्टी में गए? MIM पार्टी से गए ना? अरे मासूम रजा साहब टिकटार्थी थे, उन्होंने अभी पार्टी छोड़ा भी है और गुस्से में है। उनके साथ में तौसीफ साहब गए, फिर वापस आ गए। आपको हमारे जो कैंडिडेट थे तौसीफ आलम साहब के साथ में उन्होंने जाकर के उनसे भेंट मुलाकात किया, मीटिंग चल रही है उनकी। और इंशाल्लाह मासूम रजा साहब सिंगल हैं। देखिए ऑप्शनल हर पार्टी में आज 20 लाख की आबादी किसान की है। MIM के हमारे 15 लाख मेंबर हैं। तो 1-2 व्यक्ति अगर कोई गुस्सा में अगर चला जाए तो सारा समूह को आप नहीं मान सकते हैं। मासूम रजा साहब इंशाल्लाह आने वाले विधानसभा चुनाव में देखिएगा वो MIM के लिए खड़ा होगा और MIM के लिए ही वोट मांगेगा। अच्छा, लास्ट में KDB लाइव और सीमांचल की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? KDB लाइव और सीमांचल की जनता, KDB लाइव बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये सीमांचल के और ख़ास करके हमारे किशनगंज के सुरजापुरी समुदाय, सिरसावादी समुदाय को जगाने का काम कर रही है, और सोशल मीडिया पे अवेयरनेस ला करके आज गांव-गांव में हर तरह के बात को उठाने का काम कर रही है। इसके लिए हम आप लोगों को और आपकी टीम को धन्यवाद देते हैं, और किशनगंज की जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि KDB लाइव को आप इसी तरह से देखते रहिए, और इनके सब्सक्राइबर को भी हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि MIM से जुड़ने के बाद आपका जो राजनीतिक सफ़र है उसमें क्या बदलाव आए पहले और बाद में? बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव इसलिए भी आया कि हम जब कांग्रेस की टीम में थे तो सत्ता में थे, और सत्ता सुख हमने भोगा, लेकिन हमें इलाके के लिए काम नहीं करा पाए। ये अफसोस तो मेरे अंदर में था, चूँकि मैं कोई ऐसा पद में कभी नहीं गया, संगठन में था और मुझे संगठन की काम दी जाती थी, तो मैं संगठन का जो चार्ट मिलता था मुझे, मैं बखूबी करता था, उसको ईमानदारी पूर्वक करता था, गांव में जा कर के हर किसी मामले में भी। तो जब मैं MIM में आया तो सबसे पहले तो वो जो सत्ता का क्रेज़ था वो ख़त्म हो गया।
जैसे मैं किसी पदाधिकारी को अगर फ़ोन करके किसी भी मैटर पे अगर बोलूँ तो उस समय जो हमारी बात सुनी जाती थी MIM के समय में, वो लोग इग्नोर करते थे। किसी न किसी तरह से काम तो कराना है, प्यार मोहब्बत से हो, किसी तरह से हो। कोई अगर हमारे दरवाजे पे आए हैं, किसी का थाना का मसला है, किसी का ब्लॉक का मसला है, तो अफसर हमारी बात को इग्नोर करते और वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारा काम हो। लेकिन हम लोगों ने एक भूमिका बना करके उसको किसी तरह से एक माहौल बना करके प्यार मोहब्बत से उस अफसर को समझा करके, उस पदाधिकारी को समझा करके काम हम लोग लेते रहे और आज तक काम लेते आ रहे हैं। लेकिन अब तो माशाअल्लाह 2020 के बाद से जब 5 विधायक हमारे जीते तो पदाधिकारी को भी ये समझ में आ गया कि MIM यहाँ पे सबसे मजबूत पार्टी है। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर मजबूत कोई है वो किशनगंज ज़िले में तो वो MIM है। ठीक है सर, किशनगंज की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है और उससे निपटने के लिए आपके कोई ऐसे प्लान आपने बना के रखे हैं कि उस समस्या हम इस तरह से सॉल्व करेंगे उसे? सबसे पहला समस्या यहाँ पलायन है, जो हमारे लोग बाहर जाके काम करने पे मजबूर हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ स्कूल है नहीं, या तो वो स्कूल पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ गए तो वहीं कुछ काम करने लगे, या फिर उनकी हालात जो हैं, चूँकि हमारे यहाँ जो खेती करके चूँकि हमारे पूर्वज भी खेती करते थे, तो खेती करके हम अपने बच्चों का अच्छा तालीम, अच्छा लालन पालन नहीं कर सकते, अपने परवरिश अच्छा नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा जो हम लोगों का जो पलायन का मुद्दा है यहाँ पे, तो चूँकि धीरे धीरे हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच करके, चूँकि हम किसान थे और किसान से हमारा लालन पालन, हमारे बच्चों की परवरिश नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी ज़मीनों को बेच के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन गांव के लोग ज़मीन बेचना नहीं चाहते हैं। गांव के लोगों को अभी भी ज़मीन से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, और वो अपनी ज़मीन को अपनी माँ समझते हैं, अपनी मातृभूमि समझते हैं, और उस मिट्टी को वो अपने सीने से और अपने माथे से लगा के चूमते हैं। तो आज भी पुराने लोग जो हैं वो ज़मीन का एक धूर बेचना नहीं चाहते हैं। जो भी गांव में चलिएगा तो ये सोच और यही प्यार उन लोगों का है। लेकिन उसके कारण हमारे बच्चे जो है वो रोज़गार के साधन में बाहर जाने को मजबूर है, खेती नहीं कर पाते हैं, वो बाहर जाके पढ़ें, तो हम लोग यहाँ पे उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा हम लोगों का किशनगंज जिला का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सर रोज़गार के लिए आप ऐसा कुछ सोच के रखे हैं कि यहाँ के क्या करेंगे, कैसा करेंगे कि रोज़गार सबको मिले? यहाँ पे हम सेज लाना चाहते हैं। सेज मतलब हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जी सर, जो पहले आपने बताया। जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरे भारत में है। 300 या कुछ आंकड़ा मेरे पास आइडिया नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है। 56 या 58 तेलंगाना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहाँ से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि किशनगंज में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने से आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो हमारे यहाँ कम्युनिकेशन के लिए रोड बनने लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहीं पे आप मान लिया पोठिया के किसी गांव में, आपका बगलबाड़ी गांव में हम एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो बगलबाड़ी गांव में जाने के लिए कम्युनिकेशन किधर से हो सकता है? तो पोठिया आपका बेलवा होते हुए, दामलबाड़ी होते हुए आपका जो है वो बगलबाड़ी एक रास्ता बनाना है, उस रोड का चौड़ीकरण का काम होगा। उससे एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक 24 घंटा रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक उसको देना ही देना है। तीसरा, हम यहाँ के लोग जो भी बिजनेस क्लास के लोग हैं किशनगंज के, वो बाहर से भी हम लोग लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाके यहाँ पे आकर्षित करेंगे, और किशनगंज के लोग भी रहेंगे। 5 साल तक टैक्स फ्री रहता है ये, माने किसी भी तरह का लेन देन में कोई टैक्स नहीं लगता है। तो बिजनेस वर्ग भी हमारा एक खड़ा हो जाएगा, हम लोग भी एक खड़ा हो जाएंगे। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने से हमारे यहाँ के नौजवानों को भी काम मिलेगा, हम लोग को भी फ़ायदा हो जाएगा कि हम लोग कुछ इंडस्ट्री बना देंगे, कुछ अच्छा रोज़गार के साधन बना देंगे, हमारे बच्चों को काम भी मिल जाएगा, हमारे नौजवानों को रोज़गार भी मिल जाएगा, और हमको आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत होगी, जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरा आज तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने आपको नहीं बताया होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। इसहाक आलम आपको ये पहला शख्स है जो बता रहा है सेज के बारे में,
सेज ला करके मैं किशनगंज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डिमांड करता हूं किशनगंज में, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए विधानसभा, ज़मीन से लेकर के विधानसभा तक। सर, युवाओं के लिए आप कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो जिनका पॉलिटिक्स में आने का ही सपना है कि हमें पॉलिटिक्स ही करना है और कुछ नहीं, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नौजवानों को मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन, आप अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी पढ़ाई करने के बाद आप पॉलिटिक्स में आओ। पॉलिटिक्स जो आज का एनवायरनमेंट है, तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोगों को आने की ज़रूरत है, समाज में अच्छे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, 78 साल के इतिहास में हम लोगों ने देखा कि हम तो MLA MP बनाए हैं, लेकिन 78 साल में हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं खोला पाए। ये लोग एक डिग्री कॉलेज नहीं खोला पाए। आज जो मारवाड़ी कॉलेज आप देख रहे हैं, ये हमारे जो वैश्य समुदाय, जिनको सूरी समाज बोलते हैं, इन लोगों ने ज़मीन दिया और हमारे मारवाड़ी भाइयों ने पैसा दिया, तब जाके ये मारवाड़ी कॉलेज बना। उसके बाद ये लोग सरकार को डोनेट किए। तो अब आप बताइए कि 78 साल में हम तो सेकुलर पार्टी और कांग्रेस और RJD और BJP को हम वोट देते आए। आप बताइए कि एक डिग्री कॉलेज नहीं खुला सके। क्या आप एजुकेशन के लिए आप काम करना चाहते हैं? जब आप बच्चों को तालीम देना ही नहीं चाहते हैं, एजुकेशन देना ही नहीं चाहते हैं, क्या मारवाड़ी कॉलेज बनने से सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा है? जी सर, हिंदू का बच्चा ही पढ़ रहा है ना। सर, MIM के प्रति जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए जो है वो आप क्या रणनीति अपना रहे हैं अभी? देखिए, MIM से जनता का भरोसा मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने खुद ही समझ लिया है अपना वजूद को और अपनी लीडरशिप को। जनता पहचान चुकी है इस बार। चूँकि पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोगों ने 2 बार बहुत बड़ी गलती की। हम लोगों ने ये सोचा कि BJP को जिताने के लिए, BJP को हराने के लिए हम पूरा ठेका ले लेते हैं। हमारे समाज और हम लोग, खास करके हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ठेका ले लेते हैं। हम लोग को एक डर सताता है कि अगर एक सीट अगर हम लोग यहाँ से जिता के भेज देंगे तो वहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, BJP का सरकार नहीं बनेगा। लेकिन हमने तो जिता के भेजा, 78 साल से हम भेज रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है कांग्रेस के रीजन में सबसे ज़्यादा दंगे हुए, कांग्रेस के रीजन में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नरसंहार हुआ। कांग्रेस के रीजन में बाबरी मस्जिद का ताला खुला, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति बैठाई गई, बाबरी मस्जिद के अंदर बाबरी मस्जिद को ताला लगाया गया, बाबरी मस्जिद को विवादास्पद बनाया गया, बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई। सब तो कांग्रेस के रीजन में है। जितने दंगे हुए, चाहे बिहार में भागलपुर का दंगा ले लीजिए, मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया, मार मार करके खेत के अंदर दफन करके ऊपर से खेत जोत दी गई, ऊपर से जो है पौधे लगा दिए गए। तो ये स्थिति कांग्रेस के रीजन में हुआ। गुजरात दंगा कांग्रेस के रीजन में हुआ। उस समय मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था। मैं डिमांड करता था, ये नरेंद्र मोदी उस समय हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, अमित शाह थे, ये लोग एक्यूज बने थे उस समय। लेकिन कांग्रेस की ढीली रवैया के कारण आज जो है इन लोगों ने तो सोचा कि ठीक है, BJP का डर हम मुसलमानों को और अदर कम्युनिटी को दिखा करके, जो कि BJP आ रहा है, देखो BJP का डर दिखा करके हम जो है तो ये एक तबका का माने बूढ़ी भर करके वोट हम ले लेंगे। इसलिए इन लोगों ने BJP को खुली छूट दे दी। आज ये देख लीजिए कि BJP उनके ही सर पे आके बैठ गई, आज उनके ही सर पे आके बैठ गई, आज उन्हीं के सर पे बैठ के राज कर रही है और उनको ही जेल भेजने का काम कर रही है। जो काम कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए था गुजरात दंगा के समय में, वो काम आज BJP के लोग कर रहे हैं, इनको जेल भेज रहे हैं। जी सर। ED से, चाहे किसी भी मामले में हो, इनकम टैक्स का रेट करा करके या आपको किसी मामले में फंसा करके इनको भेज रहे हैं जेल। जी सर। सर, आप MIM पार्टी से, आपके हिसाब से अख्तरुल इमाम साहब जो है वो किस टाइप के नेता है? बहुत अच्छे लीडर हैं। ठीक है, अख्तरुल इमाम बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे मिजाज के व्यक्ति हैं और एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं। मैं तो उनका काफ़ी फ़ैन हूँ। लेकिन 2019 और 2024 के चुनाव में उनको हारने के कारण थोड़ा सा वो डेमोलाइज हो गए और लगा कि पॉलिटिक्स जो है थोड़ी ख़राब है। वो कभी कभी हम लोग के बीच में बैठते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं कि मैं शिक्षा के लिए आप काम करना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, अभी आपको पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाई पे जाना है, आप हिम्मत मत हारिए, हम लोग आपके साथ हैं। और मैं तो उनका बिल्कुल फ़ैन हूँ, क्योंकि 3-4 चीज़ें जो उनके अंदर में मैं देखता हूँ। किसी भी चीज़ को मजबूती के साथ कहने की जो उनकी आदत है और सच बोलने की जो आदत है, वो दूसरी किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए वो बहुत ही मजबूती के साथ लड़ते हैं।
जो हमारे इस सीमांचल में और हमारे किशनगंज के आसपास में आज तक कोई लीडर नहीं मिले। मौलाना सौरभ साहब भले ही MP हुए हों, लेकिन जिस तरह से मजबूती के साथ हमारा अख्तर ईमान साहब बोलते हैं, वो मजबूती हमने कभी किसी में भी नहीं देखा। तस्लीमुद्दीन साहब भी सीमांचल गांधी होते थे, लेकिन जो लड़ाई और मजबूती के साथ आवाज़ उठाने का और मजबूती के साथ बोलने का जो उनका अंदाज है, अंदाज़ बयां है, उसका मैं उनका मुरीद हूँ। और अख्तर ईमान को मैं एक अच्छा लीडर और एक अच्छा मजबूत पॉलिटिशियन समझता हूँ। अख्तर ईमान अगर बिहार में अच्छा उनको पद मिले, अगर वो कभी मुख्यमंत्री बनने का या उप मुख्यमंत्री बनने का अगर मौका मिलेगा, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस इलाके के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनके दिल में यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के पलायन के लिए, यहाँ के शिक्षा के लिए दर्द है। वो दर्द मैंने देखा है, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और हम लोग उनके लीडरशिप में हम लोग उनको अपना इस बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाद दूसरा अगर सबसे मजबूत लीडर अगर हम लोग मानते हैं तो अख्तर ईमान साहब को मानते हैं। और आवाज़ देने वाला, लड़ने वाला, बोलने वाला एक ताकतवर लीडर अगर कोई है तो अख्तर ईमान साहब हैं। सर, आप इतने टाइम से पार्टी में हैं, तो आपको टिकट को लेके आपसे कोई बात हुई है ऊपर लोगों से, या फिर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे टिकट मिलना चाहिए? हमको सभी लोगों से बात हुई है और कंटिन्यू बात हुई। 2019 में तो मुझे टिकट के लिए पार्टी के आला कमान ने मुझे आग्रह भी किया। 2019 में बाई इलेक्शन जब हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि ईसाक भाई आप चुनाव लड़िए, हम लोग टिकट देते हैं आपको। लेकिन उस समय हमारे कुछ ऐसे हालात बन गए थे, बच्चों की पढ़ाई और कुछ पॉलिटिकल भी और कुछ बिजनेस की मजबूरी ऐसी थी कि बच्चे हमारे सब बाहर चले गए और बिजनेस में मैं अकेला पड़ गया। तो उस समय मेरी जो मानसिक थोड़ी सोच थी, तो मुझे लगा कि इस बार चुनाव लड़ना मेरे लिए सही नहीं होगा। मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव अच्छे ढंग से नहीं लड़ूं, कहीं ना कहीं मैं पार्टी के लिए भी गलत करता और अपने समाज के लिए भी गलत करता। तो मैंने ये सोचा और मैंने ये सोच करके मैं उस समय जो है मैंने पार्टी को कहा कि नहीं, आप जो है किसी अदर को दे दीजिए, मैं इस बार लड़ने के लिए सक्षम नहीं हूँ, आगे मुझे मौका दीजिएगा। उसके बाद पार्टी आला कमान मुझे बराबर कहते रहे कि आप तैयारी करो और मजबूती के साथ आप चलिए, आप लड़िए, आप बिल्कुल हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आज तक उनका जो समर्थन और आशीर्वाद हमारे साथ में है, हर जगह है, हर मामले में है, हर चीज़ में है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार इंशाल्लाह मुझे पार्टी का टिकट मिलेगा ही मिलेगा और किसान विधानसभा से मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा। सर, पिछली बार आपने नगर पालिका चुनाव में नॉमिनेशन किया था और फिर सडनली आपने चुनाव का सामना भी नहीं किया और अपना नाम वापस ले लिया नॉमिनेशन के। देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ा था, हमारी मैडम चुनाव लड़ी थी। और पार्टी ने उस समय क्या हालात बन गए कि 3 मुस्लिम खड़ा हो गया, वाइस चेयरमैन का चुनाव था, 3 मुस्लिम खड़े हो गए और एक अदर मुस्लिम से थे। अदर मुस्लिम में भी वो कट्टर BJP से RSS से थे। तो लग रहा था यहाँ पे जो माहौल बन रहा था, क्योंकि 3 से 4 दिन तो हम लोग घूमे ही होंगे इलाके में, तो जो माहौल लग रहा था, हम लोग माइनॉरिटी में सब लोग हम लोग बट रहे थे यहाँ पे, कहीं ना कहीं 2-4 हज़ार 5,000 वोट भी कोई ले आते, 2,000 वोट भी ले आते, ठीक है, मैं सेकंड पोजीशन पे आ जाता या फर्स्ट भी आ जाता। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अगर BJP का कैंडिडेट अगर जीत गया तो जीतने के बाद सारा इल्ज़ाम आ चुके। उस समय जो माहौल बना हुआ था, लोग ये कहते थे हम लोग को कि ये लोग जो है BJP का B टीम है, ये लोग जो है तो BJP को जिताने का काम कर रहे हैं। तो उस समय पार्टी के आला कमान जनाब अख्तर ईमान साहब और भी हमारे सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि मैं पार्टी से आपको कुछ अच्छा काम लेना चाहता हूँ, और चूँकि अभी का जो माहौल है, अगर इसमें अगर आप चुनाव लड़िएगा तो कहीं ना कहीं BJP अगर जीत जाएगा तो हमारा आने वाला पार्लियामेंट के चुनाव में दिक्कत हो जाएगा और लोग ये कहेंगे कि ये लोग BJP को जिताने का काम करते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस बार जो है, और वाइस चेयरमैन का चुनाव है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंस भी नहीं है। अगर चेयरमैन रहता तो फिर मैं आपको विड्रॉल करने के लिए नहीं बोलता। तो इसलिए जो है आप अपनी मैडम से रिक्वेस्ट कीजिए कि उनको जो है वो विड्रॉल कर लें। तो पार्टी आला कमान के दबाव पे और उनकी पार्टी के समीकरण को देखते हुए मैंने अपनी मैडम से कहा कि आप जो है विड्रॉल कर लीजिए। और उस समय मुझे सिंबल मिला भी नहीं था, बस नॉमिनेशन के दूसरे ही दिन तीसरे ही दिन मैंने विड्रॉल कर लिया।
सर आपकी एमएम पार्टी वैसे बहुत मजबूत है और हर तरह से सही है, लेकिन उसमें क्या वजह है, ऐसा क्या कमी रह जाती है कि लोग जो उनसे जुड़ते हैं वो बहुत जल्दी भी छूट जाते हैं उस टीम पार्टी से? नहीं, तो ऐसा कौन सी खास वजह है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ये एक्सेप्शन 4 MLAs को छोड़ करके, 4 और 1 5 हमारे 5 को छोड़ करके, क्योंकि देखिए सेल्फिश का ज़माना है आज के। MIM जो टीम तैयार की है, हमारे रग रग में MIM है, हमारे ब्लड में MIM है, तो हम चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो नए लोग आएंगे पार्टी में तो उन पे हमको विश्वास करने में थोड़ा समय लगेगा। हम नए लोगों को टिकट दे करके उनको चुनाव में खड़ा करके उनको जिताएंगे। तो पिछली बार के चुनाव में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये लोग आएंगे पार्टी में, जबकि ये सारे लोगों से एग्रीमेंट लिखाया गया है कि हम लोग जो है ईमानदारी पूर्वक पार्टी में रहेंगे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। सब चीज़ लिख के देने के बावजूद भी है ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये 4 MLAs और 1 पूर्व MLAs को के अलावा पार्टी के संगठन के कोई भी लोग नहीं गए आज तक पार्टी के। मैं तो आज तक देख रहा हूँ कि जितने भी पार्टी के MIM के जो लोग साथी जुड़े हुए थे वो आज तक मुझसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ सारा काम कर रहे हैं। हर जगह हर गांव में मैं जाता हूँ, मैं पहले पता करता हूँ जाकर के कि हमारे MIM के कौन साथी है इस गाँव में, फलाने मैं जाता हूँ। वो मुझे देख के बहुत खुश होते हैं कि भाई आप आए, बहुत अच्छा वेलकम, और वो हम मेरे साथ में घूमते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत वो देते हैं। तो मुझे तो अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति, पुराना व्यक्ति MIM का कोई भी सिपाही, कोई भी पदाधिकारी, कोई मेंबर ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये लगा हो कि वो दूसरी पार्टी में चला गया हो। जी सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी एज में आके इतने यंग और फिट हैं, इसका राज क्या है? ये तो हमारे लोगों का प्यार और मोहब्बत है। और हमारी उम्र 47 है इस वक्त, और 47 में अगर चूँकि एनर्जेटिक तो होते ही हैं लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। 47 बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। 65 के बाद रिटायरमेंट का धीरे धीरे उम्र होता है। तो अभी 20 साल तो मुझे काम करने का ऊर्जा है। 20 साल तो मैं बहुत मजबूती के साथ काम कर सकता हूँ। ठीक है, अल्लाह ने अगर मुझे हयात दिया तो इंशाअल्लाह 20-25 साल तो मैं अभी मजबूती के साथ और ईमानदारी पूर्वक और पूरे मजबूती और तन मन धन से काम करूँगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए हमें। हमने लगभग सभी चीज़ों पर बात की है, सभी मुद्दों पर बात की है, आपकी पर्सनल लाइफ के से जुड़ी हुई, और साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ, राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी सभी चीज़ों पर बात की है। आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों से मिल करके और आपकी टीम से मिल के भी बहुत अच्छा लगा। और KDV लाइव और सभी आपके व्यूअर्स का भी स्वागत और धन्यवाद देता हूं मैं, और आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। आपका भी शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए। सर, इस पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप इस पूरे पॉडकास्ट को अगर देखे हैं तो आप अपना राय ज़रूर रखिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आप ये भी हमें सुझाव दीजिए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है और इसमें क्या चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर जो भी कमी देख रहे हैं वो भी बोल सकते हैं, या फिर जो आप इसमें अच्छाई है उसका भी बयान कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उससे भी हमें मोटिवेट मिलेगा और उसमें कुछ सीखने को भी मिलेगी। इस पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।